अध्याय 3271 फीनिक्स हेडहॉक। झाओ निंग र को देखकर वह एक सफेद देव पक्षी में बदल गई। जैसे ही वह जीन अंडे के पास पहुंची, उसने अचानक किनारे से कुछ ही दूरी पर एक चाकू जैसा आकार ऊपर उठता देखा। वह अचानक बड़ी पद देवता के सामने से वार करते हुए जीन अंडे से टकराने ही वाला था। बड़ी पात गॉड ने आकाश की ओर देखा और जीन अंडे को दूर रख दिया। उनका दूसरा हाथ मुट्ठी में बदल गया और तलवार को हवा में मारने के लिए आगे की ओर मुक्का मारा। धमाका! मुक्का मारने की शक्ति ने तलवार को हवा में मारा। बड़ी पात गॉड का शरीर पीछे की ओर हिल गया। शक्ति ने एक शॉकवेव पैदा की। इसने समुद्र में जंजीरों जैसी एक बड़ी लहर पैदा कर दी। झाओ निंग र अब एक सफेद देव पक्षी बन चुकी थी और उसके कार्यों की स्पष्टता में सुधार हुआ था। वह झाओ कियुई की ओर उड़ी। झाओ कियुई हैरान भी थी और खुश भी। उसने उस तरफ देखा जहां से तलवार की हवा आई थी। उसने एक आदमी को समुद्र तट से आते देखा। वह हान सेन था, जिसे उसने पहले जाने दिया था। हान सेन, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई वापस आने की? बड़ी पात गॉड ने अपनी मुट्ठी वापस खींच ली। बोलते हुए उसने हान सेन की तरफ देखा। मैं कभी गया ही नहीं, इसलिए मैं वापस नहीं आ रहा। हान सेन आगे बढ़ता रहा। उसकी तलवार की हवा और भी तेज होती जा रही थी। जैसे जैसे वह आगे बढ़ता गया, उसकी तलवार का दिमाग और भी मजबूत होता गया। बड़ी पात गॉड हिले नहीं। उन्होंने झाओ निंग र की ओर देखा, जो एक सफेद देव पक्षी बन गई थी। उन्होंने कहा, अगर तुम नहीं गए तो रुको। उसके बाद बड़ी पात गॉड फट गया। उसके दाहिने हाथ में जीन अंडा चमक उठा। ऐसा लग रहा था जैसे कोई सूरज आकाश और धरती पर चमक रहा हो। जीन अंडे की देव पक्षी छाया फट गई। एक पक्षी की आवाज से आकाश और धरती दोनों हिल गए। झाओ निंग एयर उड़ान भरते हुए झाओ कियुई के स्थान तक लगभग पहुंच ही गई थी, लेकिन जब उसने उस चिड़िया की आवाज सुनी तो उसका शरीर कांप उठा। वो खुद को नियंत्रित नहीं कर पा रही थी। उसने अपने पंख फड़फड़ाए और फिर से जीन अंडे की ओर उड़ गई। हान सेन ने भौहें चढ़ाईं। उसने 10 उंगलियां हिलाईं और एक तलवार हवा में बन गई और बेतरतीब ढंग से बड़ी पात गॉड की ओर बढ़ गई। उसे ब्रेक वर्ल्ड बीस्ट बनने से कोई नहीं रोक सकता, बड़ी पात गॉड ने ठंडे स्वर में कहा। उसके आसपास का स्थान गिरने लगा। जब हान सेन की तलवार हवा के पास आए तो वह उसमें फंस गई। वह गिरे हुए स्थान में दब गई। उसके बारे में कुछ नहीं किया जा सकता था। झाओ निंग र, जो एक सफेद देव पक्षी थी, बहुत तेज उड़ रही थी। ये देखकर कि वह चमकते सूरज जैसे दिखने वाले जीन अंडे के पास पहुंचने ही वाली है, झाओ कियुई बेचैन और गुस्से में दिख रही थी। अपनी बहन के पीछे आकाश में दौड़ते हुए उसे अपनी परवाह नहीं थी। वह झाओ निंग र जितनी तेज नहीं थी, जो अब एक सफेद देव पक्षी बन गई थी। वो उसके साथ नहीं चल पा रही थी। हान सेन ने बड़ी पात गॉड की ओर देखा। उसने अपनी इंच ग्रे तलवार निकाली। डोंगशुआन सूत्र की विश्व विराम शक्ति इंच ग्रे तलवार के ब्लेड पर एकत्रित हो गई। तलवार चलाते समय प्रकाश की तरह चमक रही थी। तलवार की रोशनी बड़ी पद देवता के सामने के स्थान पर फैल गई। गिरी हुई जगह तलवार की रोशनी से चीर गई। बड़ी पद देवता का शरीर टिमटिमा उठा। हालांकि वह तलवार की रोशनी से बच निकलने में कामयाब रहा, लेकिन उसकी छाती पर पड़े कपड़ों पर एक लंबा वार हुआ। इससे उसकी नंगी छाती और उस पर तलवार का हल्का सा वार साफ दिखाई दे रहा था। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि यह पुराने नेता की तलवार क्यों है। बड़ी पात गॉड का चेहरा नहीं बदला। उन्होंने इंच ग्रे तलवार की तारीफ की, लेकिन हान सेन के तलवारबाजी कौशल की कभी चर्चा नहीं की, मानो हान सेन तारीफ के लायक ही नहीं था। हान सेन को इस अपमान की परवाह नहीं थी। उसने झाओ निंग एयर को, जो अब एक सफेद देव पक्षी बन चुकी थी, पकड़ लिया और उसे खींचकर दूर ले गया। बड़ी पात गॉड ने अपनी एक उंगली बढ़ाकर उसके सीने पर लगे घाव को सहलाया। उस उंगली से उसका घाव ऐसे ठीक हो गया मानो उसने अपनी त्वचा को जिप से बंद कर दिया हो। बड़ी पात गॉड ने कहा, तुम बुरे नहीं हो। यह अफसोस की बात है कि उस पर पहले से ही गॉड कैओस पार्टी का ठप्पा लगा हुआ है। उसे ब्रेक वर्ल्ड बीस्ट बनने से कोई नहीं रोक पाएगा। उसने जीन का अंडा उसके सामने रख दिया। जीन अंडे की रोशनी धीमी हो गई। हान सेन ने देखा कि जीन अंडे के अंदर की आग एक जलती हुई सफेद मोमबत्ती जैसी थी। जलने की वजह से सफेद मोमबत्ती लगभग पूरी तरह बुझ गई थी। बड़ी पात गॉड की शक्ति से बची हुई थोड़ी सी मोमबत्ती भी जल गई। जीन अंडे की लौ बुझ गई। उसी समय झाओ निंग र, जिसे हान सेन ने पकड़ लिया था और जिसका शरीर सफेद देवता पक्षी जैसा था, गिर पड़ी। वो सफेद बिंदुओं में बदल गई और जीन अंडे की ओर उड़ गई। हान सेन ने भौहें चढ़ाईं। वो कुछ भी होने से नहीं रोक सका। जब सफेद बिंदु जीन अंडे में गए तो जीन अंडा चमक उठा।
उस सफेद रोशनी से एक देव पक्षी उत्पन्न हुआ जो फीनिक्स जैसा दिखता था। कच्चा देव पक्षी का निर्माण हुआ। जीन अंडे का क्रिस्टल जैसा खोल टूट गया। उसमें से एक सफेद देव पक्षी फीनिक्स अपने पंख फैलाकर उड़ गया। उसकी उपस्थिति बहुत डरावनी थी। एक चिड़िया की आवाज ने अंतरिक्ष को चीर दिया। पूरे ग्रह में भयानक शॉकवेव फैल गई। उस शॉकवेव को छूने वाली हर चीज धूल में बदल गई, यहां तक कि समुद्र भी रेत के सागर में बदल गया। ये काम कर गया। बरीपत देवता इससे खुश हुए। उन्होंने अपना हाथ बढ़ाया और सफेद देव पक्षी की गर्दन पकड़ ली। जब बरीपत देवता ने अपने हाथ कस दिए तो सफेद देव पक्षी का शरीर जलने लगा। वो बदल गया और उसका सिर वीणा जैसा हो गया। हान सेन, आज तुम्हारा सौभाग्य है। तुम ब्रेक वर्ल्ड के एक राक्षस के जन्म के साक्षी बन पाए हो। मैं तुम्हें ये दिल से मांगने वाला फीनिक्स हेड हार्प बजाने दूंगा। बरीपात गॉड ने फीनिक्स हेड हार्प थाम लिया। उसने अपनी उंगलियां तारों पर रखी और उसे बजाना शुरू कर दिया। बस जिट वीणा से ध्वनि शक्तियां निकल रही थी। वीणा से सिर्फ एक ही ध्वनि निकल रही थी। हान सेन के कानों में ऐसा लग रहा था जैसे अनगिनत देव आत्माएं उस पर चिल्ला रही हों। क्या ईश्वर का अस्तित्व है? क्या हान जिंजी मेरे परदादा है? किनशियू क्या चाहता है? यह आवाज उसकी थी। यह उसकी आत्मा की गहराइयों से उठे प्रश्न थे। हान सेन जिन अनेक प्रश्नों के उत्तर चाहता था, उनका कोई उत्तर नहीं था। ये प्रश्न और इच्छाएं ईश्वरीय ध्वनियों से उभर रही थीं। वे उसके सिर में बिजली की तरह गूंज रही थीं। ये तेज होती जा रही थी। यह उसे लगभग बहरा बना देने के लिए पर्याप्त थी। हान सेन ने देखा कि वो अब हिल डुल नहीं सकता। वो धूल में बदल रहा था। उसकी त्वचा रेत जैसी दिखने लगी थी। रक्त नाड़ी सूत्र की शक्ति उसके शरीर को बदलने से नहीं रोक सकी। हान सेन ने शक्ति के नियमों को बदलने के लिए डोमशुआन सूत्र का इस्तेमाल किया। वो बमुश्किल ध्वनि शक्ति को रोक पाया। वो वीणा की ध्वनि को रोक नहीं पाया। वीणा की ध्वनियां उसके हृदय को कष्ट पहुंचा रही थीं। वे उसके हृदय को लगातार क्षतिग्रस्त कर रही थीं। उन्होंने डोमशुआन सूत्र को भी दूषित कर दिया था। हान सेन जानता था कि ऐसा इसलिए नहीं था क्योंकि डोमशुआन सूत्र कमजोर था। बात बस इतनी थी कि उसकी दुनिया तोड़ने वाली शक्तियां पर्याप्त नहीं थीं। उसका डोमशुआन सूत्र अभी अभी दुनिया तोड़ने में कामयाब हुआ था। फीनिक्स हेड हार्प की शक्ति दुनिया तोड़ने वाले भौतिकीकरण और स्तर से कहीं ज्यादा थी। यह एक राक्षस देवता की तलवार से भी ऊंचा स्तर था। ये डोमशुआन सूत्र से 2 स्तर ऊंचा था। डोमशुआन सूत्र आमतौर पर अपने से ऊंची किसी चीज के विरुद्ध जा सकता था। ये फीनिक्स की आवाज को अस्थायी रूप से रोक सकता था, इसलिए ये पहले से ही शक्तिशाली था। एक ब्रेक वर्ल्ड जानवर तब बहुत शक्तिशाली होता है जब वह ब्रेक वर्ल्ड हथियार बन जाता है। एक ब्रेक वर्ल्ड जानवर अभी अभी बना है, फिर भी उसकी शक्ति किसी लेवल 3 के कुलीन वर्ग जैसी होती है। अगर बरीपत देवता की आंखें उत्तेजित दिखीं। उन्होंने हान सेन की ओर देखा, जो वीणा की शक्ति को सहते हुए तड़प रहा था। इसने बरीपत देवता को ठंडे स्वर में कहने के लिए प्रेरित किया, ब्रेक वर्ल्ड हथियार के हाथों मरना मतलब तुम भाग्यशाली हो, इसलिए बस मर जाओ। जब वो बात कर रहा था, बरीपत भगवान ने फिर से अपनी वीणा बजाए। इस बार उसने एक से ज्यादा तार नहीं बजाए, उसने कई तार बजाए। हान सेन के आसपास के आसमान और जमीन पर डरावनी शॉकवेव फैल गई। वीणा की डरावनी आवाजें मानो आत्मा पर कोड़े बरसा रही थीं। वे हान सेन के दिल पर लगातार वार कर रही थीं। वे उसकी आत्मा की गहराइयों में झांक रही थीं। वो उनसे बच नहीं सकता था। अगर उसके दिल से सवाल किया जाता तो वो उस वीणा की शक्ति से क्षत विक्षत हो जाता। नतीजतन हान सेन का शरीर रेत में बदलता रहता। उसकी त्वचा रेत की तरह हवा में उड़कर नष्ट हो रही थी। हान सेन, झाओ कियुई ने शक्ति जुटाई। वो हान सेन को वीणा की डरावनी आवाजों का सामना करने में मदद करना चाहती थी। जब उसकी शक्ति ने वीणा को छुआ तो वह धूल में बदल गई। वो उड़ गई, यहां तक कि उसका शरीर भी प्रभावित हुआ। उसकी बर्फ जैसी सफेद त्वचा रेत जैसी लग रही थी, ठीक वैसे ही जैसे हान सेन पर असर हो रहा था। हान सेन गंभीर लग रहा था। उसका तन मन दोनों फंसे हुए थे। वो अपनी तलवार भी नहीं चला पा रहा था। हान सेन, तुम अभी भी मेरे साथ शामिल होने का विकल्प चुन सकते हो। बरीपात गॉड, जो गॉड कैओस पार्टी में बहुत ऊंचा पद रखता था, बोला, मैं तुम्हें गॉड कैओस पार्टी का उपाध्यक्ष बना सकता हूं। तुम मुझसे नीचे हो सकते हो, लेकिन बाकियों से ऊपर। ये बहुत बड़ा सौभाग्य है। हान सेन निश्चिंत दिखने लगा। उसने बरीपात गॉड की ओर देखा और धीरे से कहा, गॉड कैओस पार्टी का नेता अभी किन शियाओ होना चाहिए। तुम्हें और मुझे सहयोग करना चाहिए। गॉड कैओस पार्टी को वापस लाना मुश्किल नहीं होना चाहिए। मैं नेता बनूंगा और तुम उपाध्यक्ष। आसमान में, जमीन पर, यिन जगत में और यांग जगत में हम सबके मालिक होंगे। हमारा पुनर्जन्म नहीं होगा
और हम भाग्य की अस्थिर पुकार पर ध्यान नहीं देंगे। ये कितना भयानक होगा। बड़ी पाथ गॉड उसे लुभाने की पूरी कोशिश कर रहा था। वो हान सेन को उसकी अपार शक्ति के कारण नहीं लेना चाहता था। उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि वह जानता था कि हान सेन का किन शियू और वान एर से एक खास रिश्ता है। वो किन शियू के बारे में जानता था, इसलिए वो किन शियू से निपटने में मदद के लिए हान सेन को अपने साथ रखना चाहता था। तुम और मैं मिलकर काम कर सकते हो, लेकिन मैं कमतर नहीं बनना चाहता, हान सेन ने हंसते हुए कहा। मैं नेता बनूंगा और तुम गुंडों में से एक। लगता है तुम्हें जिंदगी की कीमत का अंदाजा ही नहीं है। बड़ी पाथ गॉड का चेहरा उदास हो गया। उसने अपनी उंगली एक और तार पर रखी और उसे छेड़ा। उसने उस मनहूस संगीत को और बजाया। हान सेन का शरीर और त्वचा रेत में बदल रहे थे, लेकिन वो फिर भी बहुत शांत दिख रहा था। तीव्र आघात तरंग देखकर भी उसके चेहरे पर कोई बदलाव नहीं आया। उसने मन ही मन कहा, आइस ज़ेड ईविल लेडी, अब समय आ गया है कि तुम अपना वादा निभाओ। मुझे तुम्हारी शक्ति चाहिए और अभी। अभी किसी और को पुकारना बेकार है। अगर यहाँ दिव्य आत्माओं से भरा आकाश भी हो तो भी तुम मृत्यु से नहीं बच पाओगे। हृदय की वीणा की ध्वनि के नीचे तुम धूल के सिवा कुछ नहीं रह जाओगे। बड़ी पाथ गॉड अब वीणा बजाते हुए क्रोधित हो गया। वीणा की ध्वनियां तेज आ रही थीं। हान सेन के शरीर पर बर्फ जैसा जैड रंग फैल रहा था। उसके काले बाल बर्फ में बदल गए थे। उसकी आंखें भी जैड पत्थर जैसी क्रिस्टल जैसी लग रही थीं। उसकी रेतीली त्वचा अब क्रिस्टल जैसी लग रही थी, पहले से भी ज्यादा निखरी हुई, मानो बर्फ से निकली कोई जैड की मूर्ति हो। वीणा की ध्वनियां आकाश में गूंज रही थीं, लेकिन वे हान सेन की जैड जैसी त्वचा पर कोई निशान नहीं छोड़ पा रही थीं। हान सेन और बर्फीली जैड जैसी दुष्ट महिला ने मिलकर दुनिया को तहस नहस कर दिया। अब उसका शरीर सबसे पवित्र था। धूल या गंदगी का एक भी कण उसकी छवि को धूमिल नहीं कर रहा था। सिर्फ उसकी त्वचा ही जैड जैसी नहीं हो गई थी, उसका हृदय भी जैड जैसा हो गया था। वह पूरी तरह से निष्कलंक था। देवताओं और बुद्धों से भरे आकाश का सामना करते हुए भी जो उसके हृदय को पीड़ा पहुंचाना चाहते थे, वह न तो हिचकिचाया और न ही भटका। तुम्हारे पास दो अलग अलग मौलिक ब्रेक वर्ल्ड शक्तियां हैं। बड़ी पाथ गॉड ने भौहें चढ़ाई और हान सेन की ओर देखा। एक प्राणी जो ब्रेक वर्ल्ड शक्तियों का अभ्यास कर सकता है, उसने संभवतः अपना अधिकांश जीवन इस स्तर तक पहुंचने की कोशिश में बिताया होगा। इसके अलावा लोग अक्सर अपनी प्रकृति से बंधे होते थे। साधारण जीव केवल एक ही तत्व से दुनिया को तोड़ सकते थे। बहुत कम जीव दो शक्तियों से दुनिया को तोड़ सकते थे। दुनिया तोड़ने वाले कुलीनों में वो एक खास व्यक्ति थे। हान सेन ने जवाब में कुछ नहीं कहा। उसका शरीर ध्वनि शक्ति में फंस गया था, लेकिन अब वो हिल डुल सकता था। हृदय वीणा की ध्वनि हान सेन की गति को रोक नहीं पा रही थी। वो जहां भी हिलता, जो भी चीज छूता, वो साफ हो जाती, मानो सारी गंदगी साफ हो गई हो। हान सेन के हाथ में एक छोटा सा धनुष और एक तीर दिखाई दिया। यह उड़ता हुआ यान भाला था। उसने इसे धनुष में बदल दिया था। यह एक ऐसा हथियार था जिसमें हान सेन बहुत माहिर था। हान सेन ने बड़ी पाथ गॉड की तरफ देखा। उसने धीरे से धनुष की डोरी खींची। उसने उसे पूरी ताकत से खींचा। फिर उसने हिचकिचाना बंद कर दिया। उसने धनुष की डोरी पकड़े अपनी उंगलियां छोड़ दी। तीर में एक घूमने वाली शक्ति थी जो सारे नियमों को तोड़ रही थी। उसमें एक ऐसी शक्ति थी जो सुपर स्पैंक के सार से ओतप्रोत थी। डोंगशुआन सूत्र ने ब्रह्मांडों के मूल तत्वों को तोड़कर एक भयानक विनाशकारी शक्ति उत्पन्न की। बड़ी पाथ गॉड हैरान रह गया। उसे लगा जैसे वह उस तीर को चकमा नहीं दे सकता। अपनी प्रतिवर्ती क्रिया से उसने शक्ति जुटाई और तीर को रोकने के लिए हृदय फीनिक्स हेड हाफ उठाया। तीर अविश्वसनीय रूप से तेज था। जब तीर की नोक लगभग वीणा के फ्रेम से टकराई तो तीर गायब हो गया। ये जादू जैसा था। बड़ी पाथ गॉड की निगाहें जम गईं। उसका शरीर अंतरिक्ष को चीरता हुआ पीछे की ओर गिर पड़ा। अभी भी बहुत देर हो चुकी थी। काला तीर अजीब तरह से उसकी छाती में दिखाई दिया। उसने उसके कवच को भेद दिया और उसकी छाती में छेद कर दिया। धमाका! एक भयानक शक्ति ने बड़ी पाथ गॉड के शरीर को उड़ा दिया। वो समुद्र में गिरते किसी तारे जैसा था। उसने एक बड़ी सुनामी पैदा कर दी। फीनिक्स हेड हाफ उसके साथ उड़ गया। हवा में वो एक सफेद फीनिक्स गॉड पक्षी जैसा दिख रहा था। हान सेन अंतरिक्ष की राह तोड़कर समुद्र की तलहटी में गया। उसने समुद्र की तलहटी में एक चट्टान में धंसा एक तीर देखा। बड़ी पाथ गॉड गायब हो चुका था। फटे कपड़े समुद्र के नीचे पड़े थे। सुपर स्पैंक पावर ने उसके शरीर पर प्रहार किया, लेकिन उसे नहीं मारा। बड़ी पाथ गॉड बहुत शक्तिशाली है। हान सेन चौंक गया। वो जानता था कि बड़ी पाथ गॉड चला गया है, इसलिए हान सेन भी चला गया। वो किनारे पर गया। बड़ी पाथ गॉड चला गया था।
निंग ग्रह सामान्य हो गया, समुद्र भी सामान्य हो गया, मानो कुछ हुआ ही न हो। झाओ कियुई ने ब्रेकवर्ल्ड के जानवर झाओ निंग एर को गोद में उठा लिया और रो पड़ा। झाओ निंग एर एक सफेद फीनिक्स देवता पक्षी बन गया और वह भी रो पड़ा। हान सेन, आप किन साम्राज्य के नंबर 1 तलवारबाज है। आपके पास अविश्वसनीय शक्ति है। मेरी बहन को ठीक करने में आपकी मदद करने का कोई तरीका जरूर होगा। मैं आपसे विनती करती हूँ कि आप मेरी बहन को बचाएं। झाओ कियुई ने हान सेन को देखते ही उसके सामने झुककर प्रणाम किया। हान सेन ने उसके शरीर को थाम लिया। उसने झाओ निंग की ओर देखा, जो एक ब्रेक वर्ल्ड बीस्ट थी, और कहा, मैं तुम्हें वापस सामान्य कर सकता हूं, लेकिन ये 100% काम नहीं करेगा। तुम्हारे मानव रूप को पुनः प्राप्त करने की केवल 20% से 30% संभावना है। अगर यह प्रक्रिया विफल हो जाती है तो मुझे नहीं पता कि क्या होगा। क्या तुम अब भी इसे आजमाना चाहती हो? झाओ निंग बोल नहीं पाई। उसने चिड़िया जैसी आवाज निकाली और हान सेन की ओर सिर हिलाया। ठीक है, तो फिर कोशिश करते हैं। हान सेन झाओ कियुई के बार बार गिड़गिड़ाने की वजह से झाओ निंग को बचाना नहीं चाहता था। वह जानना चाहता था कि ब्रेक वर्ल्ड जानवर क्या होता है और यह भी कि उसकी शक्ति ब्रेक वर्ल्ड जानवर पर असर कर सकती है या नहीं। हान सेन ने जुबान येलो सूत्र शक्ति एकत्रित की। जुबान येलो सूत्र शक्ति एक जीन प्रजाति को वापस अंडे में बदल सकती थी। वो सोच रहा था कि अगर वो शक्ति ब्रेक वर्ल्ड के किसी जानवर पर पड़ जाए तो क्या होगा। ये जानने का यही उसका मौका था। क्या ये शक्ति झाओ निंग को वापस इंसान बना सकती है, या फिर उसे जीन रेस की तरह अंडे में बदल देगी? हो सकता है कि यह बिल्कुल भी काम न करे। हान सेन के दिमाग में ये सारे सवाल घूम रहे थे जब उसने झाओ निंग को मुक्का मारा। जुबान पीले सूत्र की शक्ति ने झाओ निंग पर प्रहार किया। हान सेन को ऐसा लगा जैसे वो पानी के घड़े में तेल डाल रहा हो। जुबान पीले सूत्र की शक्ति झाओ निंग के रक्त में घुल मिल नहीं सकी। हान सेन ने सोचा, लगता है झाओ निंग एर के दुनिया तोड़ने वाली जानवर बनने के बाद उसका शरीर बिल्कुल अलग ही स्तर पर पहुंच गया है। सिर्फ उसकी शक्ति ही नहीं बदली है। जुबान येलो सूत्र की शक्ति उसकी रक्त नाड़ी को बदल नहीं सकती। उसने दुनिया तोड़ने के लिए जुबान येलो सूत्र का इस्तेमाल किया। धीरे धीरे एक लाल शक्ति दिखाई देने लगी। यह एक रक्तरंजित ज्वाला की तरह थी जो झाओ निंग के पूरे शरीर को घेरने की कोशिश कर रही थी। हान सेन को एहसास हुआ कि दुनिया को तोड़ने के बाद जुबान पीला सूत्र झाओ निंग के शरीर में घुस सकता है। अगर वह कामयाब भी हो जाता तो भी वो धीरे धीरे घुल मिल जाता। उसकी गति घोंघे जैसी थी। हान सेन चौंक गया। किन शियाओ द्वारा बनाए गए ब्रेक वर्ल्ड के जानवर डरावने हैं। झाओ निंग अभी अभी ब्रेक वर्ल्ड की जानवर बनी है, फिर भी उसका शरीर इतना डरावना है। वो किसी भी ब्रेक वर्ल्ड की ताकतवर ताकत से कमजोर नहीं है, जो एक मजबूत कुलीन है या उससे भी ज्यादा ताकतवर है। किन शियाओं ने ये सब कैसे कर दिखाया? जीवन आत्मा क्या होती है? जब जुबान पीले सूत्र की शक्ति झाओ निंग के शरीर में गई तो हान सेन को लगा कि यह बहुत धीरे धीरे संयोजित हो रही है। इसकी गति के कारण हान सेन ने अनुमान लगाया कि जब तक वह झाओ निंग को वापस पहले जैसा बना पाएगा, तब तक उसकी शक्ति समाप्त हो चुकी होगी। अब झाओ निंग की रक्त नाड़ी कमजोर हो गई थी। उसके शरीर के पंख छोटे हो गए थे। उसकी त्वचा का कुछ हिस्सा इंसानों जैसा दिखने लगा था। अगर हान सेन अभी रुक जाता तो झाओ निंग की रक्त नाड़ी अशुद्ध अवस्था में रह जाती। इसके परिणाम बुरे होते, यहां तक कि उसकी रक्त नाड़ी के फटने का भी खतरा था। अगर ऐसा हुआ तो उसकी मौत हो जाएगी। हान सेन ने दांत पीस लिए। उसने डोंगशुआन सूत्र का प्रयोग किया। वो दुनिया तोड़ने की मुद्रा में चला गया और डोंगशुआन सूत्र की शक्ति झाओ निंग के शरीर में डाल दी। ब्रेक वर्ल्ड डोंगक्सुआन सूत्र चीजों को सबसे आदिम पदार्थों पर बनाए रख सकता था। डोंगक्सुआन सूत्र मूल पर वापस लौट सकता था। पिछली बार जब उसने दोनों को मिलाया था तो उड़ता हुआ यान भाला धनुष में बदल गया था। यह इस तरकीब का एक बहुत ही सफल उदाहरण था। उड़ता हुआ यान भाला एक बलि का हथियार था। ये चीजें बनाने के लिए था जब झाओ निंग एक जीवित प्राणी थी। हान सेन को नहीं पता था कि अगर उसने उसके लिए ऐसा करने की कोशिश की तो क्या होगा, लेकिन अब वह रुक नहीं सकता था। उसे चाहे जो भी हो, चलते रहना था। धूसर डोंगशुआन सूत्र की विश्व विराम शक्ति और गहरे लाल जुबान पीले सूत्र की विश्व विराम शक्ति झाओ निंग के शरीर के साथ मिलकर हान सेन की नजर में झाओ निंग अब एक जीवित इंसान नहीं थी। वो बस एक पदार्थ श्रृंखला थी जो अनगिनत छोटे छोटे बिंदुओं से बनी थी। पदार्थ श्रृंखलाओं को एक साथ बुनकर एक जटिल मशीन बनाई गई थी। अलग अलग रंग के बिंदु अलग अलग पंक्तियों में व्यवस्थित हुए। उन्होंने अलग अलग प्रकार की पदार्थ श्रृंखलाएं बनाई।
अलग अलग पदार्थ श्रृंखलाएं अलग अलग पंक्तियों में व्यवस्थित हुई। उन्होंने अंगों का आकार बनाया, जैसे किसी मशीन में तरह तरह के अलग अलग हिस्से हों। हान सेन को अचानक एहसास हुआ कि जिंदगी बस एक मशीन है, यह आम मशीनों से कहीं ज्यादा जटिल है। डोंगशुआन सूत्र की शक्ति ने हान सेन को जीवन मशीन की उत्पत्ति को समझने में मदद की। इसने उसे पूरी तरह से अलग करने और फिर से बनाने की शक्ति दी। जुआन येलो सूत्र की शक्ति ने हान सेन को यह समझने में मदद की कि प्रत्येक मशीन का सबसे बुनियादी उपयोग क्या है, और इसने उसे उसके पुर्जों को यथासंभव सर्वोत्तम रूप में संशोधित करने में सक्षम बनाया। इन दोनों शक्तियों के सहयोग से झाओ निंग र के शरीर के मूल भाग को चीरकर पुनः निर्मित किया गया। कुछ अनावश्यक जीवन तत्वों को काट दिया गया और अधिक जीवन पदार्थों का पुनर्निर्माण हुआ। इससे नई पदार्थ श्रृंखला संरचनाएं बनी। जीवन आत्मा झाओ निंग र के शरीर से मिल गई, जिसका मतलब था कि उसके शरीर में बड़े बदलाव आए। उसकी जीवन आत्मा की कुशलता अभी परिपक्व नहीं हुई थी। आखिरकार वे दो जीवनों का संयोजन थे। ऐसा कुछ करते समय आने वाली कठिनाइयां और गलतियां बहुत ज्यादा थीं। हालांकि झाओ निंग र ने इसे सफलतापूर्वक पूरा कर लिया, फिर भी उसके शरीर को कई समस्याओं का सामना करना पड़ा। हान सेन की डोंगशुआन सूत्र शक्ति और जुआन येलो सूत्र शक्ति ने इन सब का समाधान कर दिया। उन्होंने इन दोनों को बेहतरीन तरीके से संयोजित किया। इससे झाओ निंग र के शरीर में और भी ज्यादा बदलाव आए। झाओ निंग र का शरीर काली और लाल शक्ति से लिपटा हुआ था, मानो वह प्रकाश के किसी कवच में फंसी हो। वो कवच में फंसी तितली की तरह थी, जिसके शरीर में ऐसे बदलाव आ रहे थे मानो आसमान और जमीन ही उलट पुलट हो रहे हों। झाओ क्यू ये देख नहीं पा रही थी कि झाओ निंग एर के साथ क्या हो रहा है, क्योंकि वह प्रकाश के कवच में फंसी हुई थी। उसका दिल जोर से धड़क रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे वह उसकी छाती से बाहर निकल जाएगा। वो बिना रुके प्रकाश के कवच को देखती रही। बहन, तुम ठीक हो जाओगी। झाओ क्यूयी ने अपना हाथ अपनी छाती पर रख लिया। ऐसा लग रहा था जैसे वो प्रार्थना कर रही हो। हान सेन को खून की उल्टी हुई। झाओ निंग र द्वारा दुनिया को तोड़ने के बाद उसका शरीर बहुत मजबूत साबित हुआ। हान सेन को उसके शरीर को बदलने के लिए दो दुनिया तोड़ने वाली शक्तियों का संयोजन करना पड़ा। फिर भी यह असाधारण रूप से कठिन लग रहा था। उसके शरीर की शक्ति लगभग समाप्त हो चुकी थी। वह किसी भी क्षण गिर पड़ने वाला था। सौभाग्य से झाओ निंग र की इच्छा शक्ति अभी पूरी तरह से खत्म नहीं हुई है। अगर उसने बरी पाथ गॉड के साथ सहयोग किया होता तो भागने वाला मैं ही होता। ब्रेक वर्ल्ड के जानवर वाकई डरावने होते हैं। मुझे नहीं पता कि किन कसियों के कितने हैं। हान सेन ने दांत पीसकर उसे थामे रखा। पसीने से भीगा उसका शरीर कांप रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे उसे अभी अभी पानी में डुबोया गया हो। ये थकावट का साफ संकेत था। इस मुकाम पर उसे पता था कि वह हार नहीं मान सकता, चाहे उसे अपनी जान जोखिम में डालकर ही क्यों न हार माननी पड़े। उसे डटे रहना ही था। हान सेन की ब्रेक वर्ल्ड शक्तियां ठोस नहीं थीं। वे झाओ निंग र से निचले स्तर की थीं, और झाओ निंग र की शक्तियां सामान्य ठोस ब्रेक वर्ल्ड अभिजात वर्ग से ज्यादा डरावनी होने के बावजूद ठोस नहीं थीं। अगर हान सेन एक मजबूत ब्रेक वर्ल्ड पावर को तोड़ सकता है, तो झाओ निंग र को बदलना ज्यादा मुश्किल नहीं होगा। अब ये बहुत मुश्किल साबित हो रहा था। अगर झाओ निंग र उस पावर के साथ सहयोग करती, तो हान सेन उसका शरीर नहीं बदल पाता। हान सेन की त्वचा धूसर होती जा रही थी। उसकी आंखों की चमक फीकी पड़ रही थी। उसका शरीर कांप रहा था और दुबला पतला दिखने लगा था। मैं अब और नहीं रुक सकता। उसे मॉडिफाई करने में कितना समय लगेगा? हान सेन को ऐसा लग रहा था जैसे उसका तेल खत्म हो रहा हो। वह आगे नहीं बढ़ पा रहा था। ये ऐसा कुछ नहीं था जिसे वो यूं ही सहकर छोड़ दे। जब ताकत चली गई तो चली गई। ये पैसे की तरह था। अगर सब खर्च हो गया तो सब खर्च हो गया। वो बस और कुछ नहीं निकाल पा रहा था। उसे संभलने के लिए समय चाहिए था। इस समय हान सेन के पास संभलने का समय नहीं था। ब्रेक वर्ल्ड की शक्तियां दूसरी शक्तियों जैसी नहीं थीं। ब्रह्मांड की शक्तियों से कोई संभल नहीं सकता था। विश्व शक्तियां ऐसी शक्तियां थीं जो आकाश को चुनौती देती थीं। ब्रह्मांड की शक्तियां उनकी सहायता नहीं कर सकती थीं। हान सेन के शरीर की कई नसें फट गईं। उनकी त्वचा लाल हो गई। हान सेन जानता था कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो उसका शरीर टूट जाएगा। हान सेन ने दांत पीस लिए। वो बहुत ही कठोर लग रहा था। मुझे झाओ क्यूयी की खातिर यह जोखिम उठाना पड़ रहा है। मैंने तुम्हारी मदद करने की पूरी कोशिश की है, लेकिन जीना या न जीना आखिरकार तुम पर ही निर्भर करेगा। हान सेन ने अचानक शक्ति का प्रयोग किया। उसने तुरंत 4 जीनो कलाएं विकसित की। वो अपने जेनोजेनिक मोड में प्रवेश कर गया।
उसने अपनी सारी शक्ति का उपयोग किया और उसे झाओ निंग र के शरीर में झोंक दिया। जब उसकी शक्ति समाप्त हो गई तो हान सेन का शरीर पूरी तरह से थक गया। उसमें दूध पीने की भी ताकत नहीं बची थी। वो मिट्टी की बोरी की तरह जमीन पर गिर पड़ा और लकवाग्रस्त हो गया। हान सेन अपनी शक्ति का बहुत ज्यादा इस्तेमाल कर चुका था। अब वो झाओ निंग र की हालत को समझ नहीं पा रहा था। वो सिर्फ उसके शरीर को काली और लाल आग में लिपटा हुआ देख पा रहा था। यह मानो नर्क से आया कोई राक्षसी कवच था। हान सेन, क्या तुम ठीक हो? मेरी बहन को क्या हुआ? झाओ क्यूई हान सेन को उठाने के लिए आगे बढ़ा। वो अजीब सी आवाज में बोल रही थी, मैं ठीक हूं। जहां तक तुम्हारी बहन का सवाल है, मुझे लगता है कि सब किस्मत की बात है। हान सेन को नहीं पता था कि झाओ निंग र का क्या होगा। ये स्थिति उसके नियंत्रण से बाहर थी। हान सेन ने एक गुप्त निर्णय लिया कि वह किसी भी जीवन और वस्तु में कोई बदलाव नहीं करेगा जो उसका नहीं है। यह उसके लिए बहुत खतरनाक था। वो जानता था कि उसकी बात से झाओ क्यूई और अधिक चिंतित हो जाएगी, लेकिन हान सेन उसे बहुत अधिक आशा नहीं देना चाहता था। ज्यादा से ज्यादा हान सेन को भी लगा कि नतीजे अप्रत्याशित थे। चीजें गड़बड़ा सकती थी। उम्मीद रखना और फिर उसे छिनते देखना बहुत बुरा था। इससे तो बुरा ही होने की उम्मीद करना कहीं बेहतर था। हान सेन शक्तिहीन था। झाओ क्यूई को उसे बैठने में मदद करनी पड़ी। अगर कुछ और हुआ तो उसने खुद पर जुबान पीला सूत डाल लिया। झाओ क्यूई ने हल्के कोकून को देखा। हान सेन ने देखा कि कोकून छोटा होता जा रहा है। एक समय ये 30 फीट चौड़ा था। कुछ ही देर बाद यह 21 फीट चौड़ा हो गया। हालांकि कोकून छोटा था, फिर भी उसे झाओ निंग एर के शरीर का कोई निशान नहीं दिखाई दिया था। जब झाओ निंग एर एक देव पक्षी बनी तो वो बड़ी दिखती थी। अगर उसके पास अभी भी उसका पक्षी शरीर होता तो वो उसे अब तक देख पाता। जब कोकून 12 फीट चौड़ा था तब भी उसमें पंख नहीं थे। इसने झाओ क्यूई को और अधिक आशा से फूलने में मदद की। अचानक एक साया आया। ये तट के पास एक कदम आगे आया। ये बरीपत देवता थे जो कुछ ही क्षण पहले भाग गए थे। क्या इंसान हमेशा इतने मूर्ख होते हैं? बरीपत देवता ने अपना हाथ उठाया। उनके हाथ एक डरावनी धूसर लौ से जल रहे थे। उन्होंने अपनी हथेली को चाकू की तरह इस्तेमाल किया और हान सेन की ओर एक वार किया। डोंग! हान सेन ने उस डरावनी उपस्थिति को उठते देखा। ऐसा लगा जैसे उसके सामने एक शक्तिशाली मुड़ी हुई जगह हो। दानव देव तलवार आत्मा बरीपात भगवान के चाकू को रोकने के लिए हान सेन के सामने प्रकट हुई। एक पारदर्शी और धूसर प्रकाश फूट पड़ा। सब कुछ नष्ट हो गया। आह, तो तुम मुझे मार डालने के इरादे से यहाँ आए हो क्योंकि तुम मुझे बेवकूफ समझते हो? हान सेन ने ठंडे स्वर में कहा। मैं बेवकूफ हूँ क्योंकि मैं एक इंसान हूँ, जो तुम्हारे हिसाब से तो बेवकूफ ही होता है। खैर, अब मुझे मारना इतना आसान नहीं लग रहा है ना? यूसीएसाइल दानव देव तलवार आत्मा किन युआन की विनाशक देव आत्मा जीन प्रजाति थी, लेकिन हान सेन ने इसे डोंगशुआन सूत्र और जुवान येलो सूत्र के साथ संशोधित किया। अब ये हान सेन की जीन प्रजाति थी। हान सेन ने दानव देव तलवार आत्मा को अपने धन के देवता मंदिर में एक उप देवता बनाने की योजना बनाई थी, लेकिन उसे अभी तक कोई देव आधार नहीं मिला था, इसलिए वह उसे अपने साथ रखता था। इसे संशोधित करने के बाद दानव देव तलवार आत्मा बहुत शक्तिशाली हो गई। इसमें ब्रेक वर्ल्ड क्लास तलवार की हवा थी। हालांकि यह ठोस नहीं थी, फिर भी यह अधिकांश ब्रेक वर्ल्ड प्राणियों से अधिक शक्तिशाली थी। जुवान येलो सूत्र और डोंगजुआन सूत्र द्वारा संशोधित किए गए प्राणियों और वस्तुओं की शक्तियां बढ़ जाती थीं। कोई प्राणी या वस्तु जितनी अधिक शक्तिशाली होती, उसे संशोधित करना उतना ही कठिन होता। क्या तुम्हें लगता है कि एक दानव देव तलवार आत्मा, जो ब्रेक वर्ल्ड की ठोस शक्ति को नहीं तोड़ सकती, मुझे सचमुच हरा सकती है? बरीपात देव बर्फ की तरह ठंडे थे। उन्होंने एक धूसर शक्ति के साथ अपना हाथ हिलाया। दानव देव तलवार आत्मा ने एक डरावनी और अदृश्य तलवार की हवा छोड़ी। ये बरीपात देव की धूसर शक्ति के साथ मिल गई। एक अदृश्य तलवार की हवा ने उस धूसर शक्ति को नष्ट कर दिया। तलवार की हवा गायब हो रही थी। यहां तक कि दानव देव तलवार आत्मा के शरीर में भी दरार पड़ गई थी। तलवार पर छोटी छोटी दरारें थीं। हान सेन ने भौहें चढ़ाईं। दानव देव तलवार आत्मा को रूपांतरित करने के बाद वह अद्भुत रूप से शक्तिशाली हो गई थी। बरीपात देव की लहर ने तलवार को लगभग तोड़ ही दिया था। ये शक्ति झाओ निंग र जैसी ही थी। इसके अलावा हान सेन को बरीपात गॉड पर कोई जख्म नजर नहीं आया। उसने बरीपात गॉड के दिल पर गोली चलाई। अब वो जगह टूटी हुई थी, लेकिन त्वचा पूरी तरह से ठीक थी। कोई निशान नहीं था। खैर, मुझे कबूल करना होगा। गॉड कैओस पार्टी का उपाध्यक्ष वाकई एक ताकतवर आदमी है, हान सेन ने उसकी तारीफ करते हुए कहा।
बड़ी पाथ गॉड अपने प्रतिद्वंदी से बात करने के मूड में नहीं था। ऐसा नहीं था कि वह हान सेन से लड़ नहीं सकता था। बड़ी पाथ गॉड बस कोई जोखिम नहीं लेना चाहता था। गोली लगने के बाद वह भाग गया। दरअसल उसे ज्यादा चोट नहीं लगी। अब हान सेन अपनी सारी शक्ति खर्च कर चुका था। बड़ी पाथ गॉड इस मौके को हाथ से जाने नहीं देना चाहता था। वह हान सेन को हमेशा के लिए खत्म करने की योजना लेकर लौटा था। इस प्रक्रिया में वह झाओ निंग र को, जो ब्रेक वर्ल्ड के एक राक्षस में बदल गई थी, अपने साथ वापस ले जाएगा। वो फिर भी विजेता होगा। बड़ी पाथ गॉड आगे बढ़ा। आसमान और जमीन ढह रहे थे। बड़ी पाथ गॉड ठंडे लग रहे थे। उसने एक मुक्का मारा। जहां भी उसका मुक्का पहुंचा वहां सब कुछ धूल में बदल गया। हान सेन को वो डरावनी शक्ति महसूस हुई। वह जानता था कि दानव तलवार देव आत्मा उस हमले को नाकाम कर पाएगी। वो ठंडा लग रहा था। हान सेन कोई ऐसी चीज ढूंढने की कोशिश कर रहा था जिससे उसकी जान बच सके। तभी उसे अचानक एक फीनिक्स की चीख सुनाई दी। अचानक एक बर्फीली सफेद रोशनी ने उसे अंधा कर दिया। उसने जो कोकून बनाया था वो टूट गया था। कोकून से एक सफेद रोशनी निकल रही थी। उसमें से एक महिला निकल रही थी। उसके सफेद बाल उसके पैरों तक पहुंच रहे थे। वो बहुत ही ताज़ा लग रही थी। वो किसी परी जैसी थी। वो बेहद पवित्र लग रही थी। मानो धूल का एक कण भी उसकी छवि को खराब नहीं कर सकता था। उसके पीछे फीनिक्स के सफेद पंख थे। उसके चारों ओर एक पवित्र प्रकाश था। वे संगीत के सुरों जैसे थे। मानो वे वहां थे पर थे नहीं। ये सब उसके चारों ओर बह रहा था। जब सुर निकलते तो आकाश और जमीन जोर से उसकी बात सुनते। फीनिक्स की चीख उस महिला की आवाज थी। ये शुद्ध ध्वनि शक्ति थी। इसने धूसर शक्ति की आघात तरंग को झुकाकर दूर धकेल दिया। ये ध्वनि विस्फोट के बीच बिखर गई। धूसर शक्ति हान सेन तक पहुंचने से पहले ही ध्वनि शक्ति के बीच विलीन हो गई। बड़ी बहन, झाओ कियुई सदमे से चिल्लाया। हान सेन और बड़ी पाथ गॉड ने झाओ निंग एर को देखा। वह अजीब लग रही थी। ये कहना कि वह इंसान थी ठीक नहीं लगता, लेकिन वह अपने पिछले फीनिक्स रूप से अलग दिख रही थी। क्या ये ब्रेक वर्ल्ड के किसी जानवर का असली आकार है? उसकी शक्ति मेरी शक्ति से बेहतर होगी। बड़ी पाथ गॉड ने झाओ निंग र की ओर देखा। वो बहुत उत्साहित लग रहा था। झाओ निंग र के जैड पैर नंगे थे जब वह बाहर निकली। उसका शरीर आकाश में उड़ते हुए फीनिक्स पक्षी जैसा था। वह हान सेन की ओर उड़ी। उसके शरीर से एक डरावनी रोशनी और संगीत निकल रहा था। जैसे ही झाओ निंग र हान सेन की ओर उड़ी, उसका शरीर फीनिक्स के सिर के आकार का हो गया। वो हान सेन के पास उतरी। हान सेन वीणा नहीं बजा सकता था। जब उसने फीनिक्स हेड वीणा पकड़ी तो उसे उसके चारों ओर एक डरावनी और रहस्यमयी शक्ति घूमती हुई महसूस हुई। हान सेन की उंगलियां तार से टकराईं। उसने शक्ति जुटाई और उसे झटकने की कोशिश की। उसे तुरंत एक बहुत तेज आवाज अंतरिक्ष में गूंजती सुनाई दी। ब्लर्ग। वीणा की ध्वनि के बाद बड़ी पाथ गॉड ने खून उगला। उसका शरीर अंतरिक्ष को चीरता हुआ निकल गया। वो अंतरिक्ष में उस चीर में गिर गया और गायब हो गया। उनके आसपास का अंतरिक्ष ढह गया। हान सेन उसका पीछा नहीं कर सका, इसलिए उसने ऐसा करने का विचार छोड़ दिया। हान सेन ने फीनिक्स हेड हाप के शरीर पर हाथ फेरा और उसकी तारीफ की। यह वाकई एक अच्छी हाप है। फीनिक्स हेड हाप अपनी शक्ति का इस्तेमाल करने में सक्षम था। यह हृदय शक्ति में बदल गई। फीनिक्स हेड हाप की शक्ति से वो बड़ी पाथ गॉड से खून बहाने में सक्षम था। भले ही हान सेन को संगीत का संचालन या वाद्य बजाना नहीं आता था, फिर भी वीणा जैसी चीज उसे बहुत प्रिय थी। बेशक हान सेन में अब ज्यादा ताकत नहीं बची थी। वो बस थोड़ा सा ही ठीक हुआ था। वीणा की ताकत ज्यादातर फीनिक्स हेड वीणा से आती थी। फीनिक्स हेड वीणा की ताकत कितनी डरावनी होगी, इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। हान सेन को फीनिक्स हेड हाप बहुत पसंद था। उसे 2 बार सहलाने के बाद उसे अचानक लगा जैसे कुछ गड़बड़ है। उसे तुरंत एहसास हुआ कि फीनिक्स हेड हाप अब झाओ निंग र बन गया है। वह झाओ निंग र की कमर को छू रहा था। हान सेन ने झाओ निंग र को जाने दिया और पूछा, इस समय तुम्हारी क्या हालत है? क्या तुम इंसान हो या ब्रेक वर्ल्ड के जानवर? वो अब जवान नहीं रहा। देखने में तो वह लगभग 20 साल का लगता था, पर वो पहले से ही 30-40 साल का था। उम्र बढ़ने के साथ उसे उतनी शर्मिंदगी महसूस नहीं होती थी। झाओ निंग र ने हान सेन की तरफ देखा। उसके फीनिक्स जैसे पंख फैल गए। वे पंखों वाले वस्त्र बन गए। उन्होंने उसके गोरे बेदाग शरीर को ढक लिया। झाओ निंग र ने ठंडे स्वर में कहा, मुझे नहीं पता कि मैं अब क्या हूं, लेकिन कम से कम मैं फिर से एक इंसान की तरह दिखती हूं। बड़ी बहन, ये बहुत अच्छी बात है कि आप ठीक हैं।
झाओ कियू यी झाओ निंग र को गले लगाने के लिए आगे दौड़ी। झाओ निंग र ने झाओ कियू यी के बालों को सहलाते हुए कहा, कियू यी, अब तुम्हें किसी भी चीज की चिंता करने की जरूरत नहीं है। मेरे पास तुम्हें सुरक्षित रखने की शक्ति है। अब कोई भी तुम्हें कभी परेशान नहीं कर पाएगा। हान सेन, झाओ निंग र जितनी चहकती हुई नहीं थी। वह मजबूत थी और ब्रेक वर्ल्ड की सबसे मजबूत प्राणी थी। अगर वह कह रही थी कि वह अपनी रक्षा कर सकती है, तो शायद यह फैसला लेना जल्दबाजी होगी। अगर दूसरे लोगों के पास झाओ निंग र जैसी शक्ति होती, तो वे सुरक्षित होते। झाओ निंग र अलग थी। वो किन कसियों की परीक्षा की विषय थी। यह नामुमकिन था कि किन कसियों उसे अकेला छोड़ दे। किन शियू को एक तरफ रखते हुए, जो बहुत डरावनी थी। भले ही बरी पाथ गॉड ने उसे एक और आमने सामने की लड़ाई के लिए चुनौती दी हो, इस बात की कोई गारंटी नहीं थी कि वह जीत सकती है। वीना की वजह से बरी पाथ गॉड का खून बह गया, लेकिन उसके पास छोड़ने की शक्ति थी। अगर झाओ निंग र उसे कम आंकती, तो उसे जरूर पीटा जाता। हान सेन ने उसे ये सब नहीं बताया। वह जानता था कि उसके लिए ये सब कहना बेकार है। उसे चाहिए था कि झाओ निंग र खुद ये बात समझे। अगर ये कोई और कहता, तो वो सुनती ही नहीं। यह अच्छी बात है। अगर यहाँ मेरे लिए और कुछ नहीं बचा, तो मैं चला जाऊंगा। हान सेन समझ गया था कि ब्रेक वर्ल्ड का जानवर क्या होता है, इसलिए उसके रुकने का कोई मतलब नहीं था। रुको, मिस्टर हान, झाओ निंग र ने कहा। अगर आपको कोई आपत्ति न हो, तो हम आपके साथ यात्रा करना चाहेंगे। आप मेरे साथ सफर करोगे? क्या तुम लोग किन किंगडम जा रहे हो? हान सेन ने हैरानी से झाओ निंग को देखा। झाओ क्यू यी ने असमंजस से झाओ निंग को देखा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करने वाली है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम कहाँ जा रहे हो, झाओ निंग र ने कहा। उसने हान सेन की तरफ देखा और मुस्कुराए। तुम जहां भी जाओ, हम तुम्हारे पीछे पीछे चलना चाहेंगे। झाओ निंग र के चेहरे पर एक पवित्र मासूमियत थी, लेकिन उसकी उपस्थिति जानलेवा थी। उसके सफेद बाल थे और उसकी उपस्थिति पवित्र थी, बेहद आकर्षक। और जब उसने ऐसा कहा, तो हान सेन भी हैरान रह गया। सौभाग्य से हान सेन एक वफादार आदमी था। उसने झाओ निंग र को बस प्रशंसा भरी नजरों से देखा। मिस झाओ, आप मजाक कर रही होंगी। मैं आप दोनों का खर्च नहीं उठा सकता। झाओ निंग र ने पलकें झपकाई और कहा, अगर आप हमें अपने साथ ले जाने को तैयार हैं, तो हमारे पास अपनी बचत है। हम आपकी देखभाल कर सकते हैं। हान सेन का गला लगभग अपनी ही लार से घुट गया। हान सेन को ऐसे देखकर झाओ निंग हंस पड़ी। कृपया मेरे इरादे को गलत न समझें। मैं गॉड कैओस पार्टी का दुश्मन हूं। आप भी गॉड कैओस पार्टी के दुश्मन हैं। मेरे दुश्मन का दुश्मन मेरा दोस्त है। मैं बस आपके साथ काम करना चाहता हूं। मैं बहुत ताकतवर नहीं हूं, लेकिन मैं आपकी मदद कर सकता हूं। कृपया मुझे इतनी आसानी से न छोड़ें। झाओ निंग र का सहयोग करने का सुझाव सुनकर हान सेन ज्यादा खुश नहीं दिखे। उन्होंने भौहें चढ़ाईं। वो और झाओ निंग र गॉड कैओस पार्टी के दुश्मन थे, लेकिन उनके बीच एक बड़ा अंतर था। झाओ निंग एयर पर गॉड कैओस पार्टी का कब्जा था। भविष्य में गॉड कैओस पार्टी झाओ निंग एयर को वापस लेने की पूरी कोशिश करेगी। वे उसे जान से मारने की भी कोशिश कर सकते हैं। हान सेन और गॉड कैओस पार्टी का झगड़ा अलग तरह से शुरू हुआ था। उनके बीच कभी कभार टकराव होता था, लेकिन हान सेन का कभी पीछा नहीं किया गया। बस उसे कभी कभी उनसे लड़ना पड़ता था। यदि वे एक साथ मिलकर काम करते, तो गॉड कैओस पार्टी की उन दोनों को समाप्त होते देखने की इच्छा और भी अधिक बढ़ जाती। एक लंबे विराम के बाद, जिसमें उन्होंने इस सब के बारे में सोचा, उन्होंने झाओ निंग र से कहा, आप मेरे साथ सहयोग करना चुन सकते हैं, लेकिन एक बात है जो मुझे आपको पहले समझानी होगी। कृपया मुझे बताइए, झाओ निंग र ने मुस्कुराते हुए कहा। अगर तुम और मैं मिलकर काम करें, तो मैं इस छोटी सी पार्टी का नेता बनूंगा। हान सेन ने पूरे यकीन के साथ कहा, तुम मेरे आदेश का पालन करो। अगर तुम ऐसा नहीं कर सकते, तो मुझे नहीं लगता कि हमें साथ मिलकर काम करना चाहिए। झाओ निंग र हिचकिचा रही थी, लेकिन उसने गंभीरता से झुककर जवाब दिया, मैं आपकी हर बात सुनूंगी। अगर हालात वाकई ऐसे ही हैं, तो तुम दोनों अपना सामान पैक करके चले जाओ। तुम मेरे पीछे पीछे किन राज्य वापस जा सकते हो। हान सेन जानता था कि गॉड कैओस पार्टी रुकने वाली नहीं है। उसने किन राज्य वापस जाने, बाओ एयर को लेने और आगे क्या करना है, ये तय करने की योजना बनाए। उसकी हालत झाओ निंग र की मौजूदा हालत से ज्यादा अच्छी नहीं थी। गॉड कैओस पार्टी जल्द ही फिर से हमला करने वाली थी। झाओ निंग एयर झाओ कियू यी को अपना सामान पैक करने के लिए अपने साथ ले गई। झाओ कियू यी को समझ नहीं आया कि क्या हो रहा है। बड़ी बहन, आप बहुत शक्तिशाली है।
आपको हान सेन के साथ सहयोग क्यों करना चाहिए? झाओ निंग र ने अपना सिर हिलाया और कहा, तुम अभी बहुत छोटे हो। ऐसी बहुत सी बातें हैं जो तुम समझ नहीं पा रहे हो। मैं शक्तिशाली हूं, लेकिन बरीपत देवता मुझसे नहीं डरते। जब बात हान सेन की आती है, तब भी जब वो बहुत थक जाता है, बरीपत देवता लापरवाही नहीं बरतते। वो उसके साथ एक बड़े दुश्मन जैसा व्यवहार करते हैं। ऐसे में तो यह उसकी गलती है, झाओ क्यू ने कहा। वो सहमत नहीं हुई। झाओ निंग र ने एक व्यंग्यात्मक मुस्कान बिखेरी। वह झाओ क्यू जैसी भोली नहीं थी। खैर, गॉड कैओस पार्टी मुझे इतनी आसानी से जाने नहीं देगी। हमारे लिए हान सेन के पास रहना ज्यादा सुरक्षित रहेगा। वो गॉड कैओस पार्टी को हमसे ज्यादा समझता है। एक बात जो झाओ निंग र ने नहीं बताई, वो ये कि अगर ये सब उसके बारे में होता, तो वो या तो छिप जाती या उनसे लड़ती। सबसे ज्यादा उसे बस इस बात की चिंता थी कि गॉड कैओस पार्टी झाओ क्यू के साथ कुछ बुरा कर देगी। यही उसका सबसे बड़ा डर था। हान सेन बगीचे में चला गया। झाओ परिवार के सामान पैक करने का इंतजार करते हुए उसने चाय पी। उसने अचानक आसमान से एक परछाई गिरते देखी। वो हान सेन की बाहों में गिर गई। हान सेन ने तुरंत प्रतिक्रिया दी। उसने परछाई को पकड़ा और उसे गौर से देखा। वह एक बड़ी आकाशीय राक्षसी थी, जो बहुत समय से गायब थी। बड़ी आकाशीय राक्षसी भयानक लग रही थी। उसका चेहरा बर्फ से भी ज्यादा पीला था। वो बुरी तरह घायल थी। हान सेन ने उसे पहले कभी नहीं छुआ था। ये पहली बार था जब वो उसके सुडौल और राक्षसी शरीर को छू पाया था। वो उसकी गर्माहट महसूस कर सकता था। छोटे प्रेमी, क्या तुमने हमेशा मुझसे छुटकारा पाने की कोशिश नहीं की? अब मैं घायल हूं और अब लड़ भी नहीं सकती। मुझे मारने का यही सबसे अच्छा मौका है। अगर तुम बस एक उंगली भी हिला दोगे, तो मुझे मारने के लिए काफी होगा। हालांकि विशाल आकाश दानव भयानक लग रहा था, फिर भी वो मुस्कुरा पा रही थी। उसकी जैड जैसी बाहें हान सेन के गले में लिपटी हुई थीं। वो उसकी बाहों में एक छोटी सी बिल्ली की तरह थी। उसके शब्द एक कामुक स्वर में बोले गए थे। तुम घायल क्यों हो? हान सेन जानता था कि विशाल आकाशीय दानव कितना शक्तिशाली था। इस साम्राज्य की दुनिया में बहुत कम प्राणी उसे नुकसान पहुंचा सकते थे। बड़े आकाश दानव ने आह भरी और कहा, मैंने किन शियू को कम आंका था। मैं तो बस 33 आसमानों में घुसकर देखना चाहता था कि वहां किन शियू के बारे में क्या क्या सीख सकता हूं, लेकिन उसने मुझे ढूंढ लिया। मैं बड़ी मुश्किल से वापस आ पाया। किन शियू बहुत डरावना है। वो लगभग पुराने नेता जैसा है। तुम्हें वहां क्या मिला? हान सेन ने पूछा। मैं सिर्फ किन शियू के बारे में और जानने के लिए टावर में घुसा था, लेकिन उसने मुझे लगभग मार ही डाला। तुम्हें क्या लगता है मैं क्या ढूंढ पाया? विशाल आकाश दानव हान सेन के चेहरे पर निराशा देख सकता था। वो मुस्कुराई और बोली, मैंने उस पुराने टावर के अंदर कई चीजें देखी जिन्हें जीवन आत्माएं कहते हैं। कितने थे? हान सेन ने भौहें चढ़ाकर पूछा। बहुत सारे थे। मैं सिर्फ पुराने टावर की पहली मंजिल तक ही पहुंच पाई, लेकिन मैंने देखा कि 10 जीव भाग्य से भस्म हो रहे हैं। मुझे नहीं पता कि टावर के ऊपर और भी जीव हैं या नहीं। बड़ी आकाश दानव मुस्कुराना बंद कर गई। वो बेहद गंभीर लग रही थी। ये संख्या हान सेन को भी डरावनी लगी। अगर हर जीवात्मा झाओ निंग र जैसी डरावनी हो, तो किन शियू ब्रह्मांड में एक बेजोड़ शक्ति बन जाएगी। जीनो हॉल की देव आत्माएं भी उसका मुकाबला नहीं कर पाएंगी। चिंता मत करो। झाओ निंग र जैसे लोग उन जीवों में बहुत कम मिलते हैं जो जीवन और आत्मा से जुड़ते हैं। अभी तक झाओ निंग रही एकमात्र सफल व्यक्ति है। बड़ा आकाशीय दानव रुका और बोला, किन शियाव जीवन आत्माओं का उपयोग करके ब्रेक वर्ल्ड के जानवर बनाता है। अगर वे जीव ब्रेक वर्ल्ड के जानवर बन जाते हैं, तो उनके शरीर ठोस हो जाएंगे। वे ब्रेक वर्ल्ड के कुलीनों से ज्यादा शक्तिशाली होंगे। जीवों को विकसित करने का यह एक ऐसा तरीका है जिसका कोई खास मतलब नहीं है। इसमें कई खामियां हैं, इसलिए इसके ज्यादा सफल होने की संभावना कम है। विश्व को तोड़ने की शक्तियों को मजबूत करना। दुनिया को तोड़ने के स्तरों में उसकी क्या रैंकिंग होगी? हान सेन कभी समझ नहीं पाया कि दुनिया को तोड़ने के स्तर क्या है। बड़ा आकाशीय दानव हंसा। दुनिया तोड़ने के कोई स्तर नहीं होते। दुनिया तोड़ना ही दुनिया तोड़ना है। ये बस एक शब्द है जिसका इस्तेमाल दोनों दुनियाओं की शक्तियों को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है। ताकत इस बात से तय होती है कि आप उसे कितना नियंत्रित कर सकते हैं। आम दुनिया तोड़ने वालों को दुनिया तोड़ने की शक्तियों का इस्तेमाल करने के लिए सिर्फ 1% की जरूरत होती है। इतनी कम मात्रा भी दुनिया तोड़ने के लिए काफी मानी जाती है। कुछ दुनिया तोड़ने वाले लोग इससे कहीं ज्यादा समझ सकते हैं। दुनिया तोड़ने के बाद दोनों दुनियाओं की शक्तियों के बारे में उनकी समझ लगभग 10% तक पहुंच सकती है, जैसे कि आप।
मेरा अंदाजा है कि जब आपने पहली बार दुनिया तोड़ी थी तब आपकी दुनिया तोड़ने की दर 15% से 20% थी। मैं समझ गया, हान सेन ने कहा। इसे ठोस बनाने में क्या है? जब ब्रेक वॉल की दर 30% तक पहुंच जाती है तो यह पानी के बर्फ बनने जैसा होता है। ये गाढ़ा होकर ठोस होने लगता है। ये बस इसे समझाने का एक तरीका है। ये वास्तव में बर्फ जितना सरल नहीं है। ठोस ब्रेक वॉल शक्तियां बहुत सारे लाभ प्रदान करती हैं। शक्तियां ठोस होने से पहले की तुलना में बढ़ जाती हैं और बहुत अधिक शक्तिशाली हो जाती हैं। ये शक्ति के उपयोग के नियमों के संबंध में विशेष रूप से सच है। एक बार जब वे ठोस हो जाती हैं तो वे अधिक उपयोगी होती हैं। इसलिए अपनी ब्रेक वॉल शक्तियों को ठोस बनाना एक जंक्शन की तरह है। बिग स्काई डायमन थोड़ा रुका और बोला, 60% और 90% पर जंक्शन होते हैं। 60% तक पहुंचना अविश्वसनीय रूप से दुर्लभ है। जब गॉडकास्ट पार्टी लोकप्रिय थी तब भी बहुत कम लोग ऐसा कर पाते थे। जहां तक 90% तक पहुंचने की बात है तो यह और भी दुर्लभ है। गॉडकास्ट पार्टी के गठन के बाद से केवल 3 उपाध्यक्ष ही उस स्तर तक पहुंच पाए हैं। क्या आप मुझे बता रहे हैं कि बरीपात गॉड की ब्रेक वॉल दर 90% है? हान सेन को इस पर विश्वास नहीं हुआ। विशाल आकाश दानव ने हान सेन की ओर आंखें घुमाईं। क्या तुम्हें सच में लगता है कि बरीपात गॉड इतना कमजोर है? वह आदमी बहुत रहस्यमयी है। अगर यह जिंदगी मौत का सवाल न होता तो तुम कभी नहीं जान पाते कि वह सचमुच कितना ताकतवर था। वह तुमसे लड़ना नहीं चाहता। ऐसा इसलिए नहीं है कि तुम इतने ताकतवर हो, बल्कि इसलिए कि वह अपनी असली ताकत जाहिर नहीं करना चाहता। इसके अलावा उसका मुख्य निशाना तुम नहीं, किंग शियू है। मैं समझ गया, हान सेन ने सिर हिलाकर कहा। उसे लगता था कि बरीपात गॉड बहुत शक्तिशाली है। उसने उम्मीद नहीं की थी कि बरीपात स्काई गॉड अपने बारे में जितना बता रहा है उससे कहीं ज्यादा छिपा रहा होगा। नए रीबूट के बाद हमारी ब्रेक वर्ल्ड दरें हर तरह से कमजोर हो गई हैं, बिग स्काई डायमंड ने कहा। अब लोकप्रिय ब्रेक वर्ल्ड दरों पर वापस जाना आसान नहीं होगा। मुझे लगता है कि बरीपात गॉड अब केवल 90% तक ही पहुंच पाया होगा। याद रखें, एक ब्रेक वर्ल्ड दर किसी की युद्ध शक्ति के बराबर नहीं होती। सभी दरें दुनिया को तोड़ने में सक्षम हैं। दरअसल एक कम ब्रेक वर्ल्ड दर अक्सर उच्च ब्रेक वर्ल्ड दरों को हरा सकती है। किसी महत्वपूर्ण क्षण में ये सब व्यक्ति के तत्व और शक्ति पर निर्भर करता है। आपकी ब्रेक वर्ल्ड दर ज्यादा नहीं है, लेकिन आपकी शक्ति बहुत अजीब है। आपके पास एक से ज्यादा ब्रेक वर्ल्ड शक्तियां भी हैं। बरीपात गॉड भी आपसे डरता है, इसलिए वह युद्ध नहीं करना चाहता। आप हान सेन खुद को रोक नहीं सका और पूछा, क्या कोई अपनी ब्रेक वर्ल्ड शक्तियों के 700% तक पहुंचने में सक्षम है? बिग स्काई डायमंड ने बिना किसी हिचकिचाहट के जवाब दिया, हाँ। जहां तक मुझे पता है, चाहे ये ब्रह्मांड के पुनः चालू होने से पहले हुआ हो या केवल गॉडकास्ट पार्टी का नेता ही ऐसा कर पाया है। किन शियू के बारे में क्या? हान सेन को सबसे ज्यादा चिंता इसी व्यक्ति की थी। हालांकि वह ताकतवर है, मुझे लगता है कि उसमें कुछ कमी है। उसे बस एक आखिरी कदम उठाने की जरूरत है, लेकिन वह आखिरी कदम उठाना उसके लिए बेहद मुश्किल है। बड़े आकाश दानव ने आह भरी और कहा, दरअसल किन शियू की तुलना में जीवन आत्मा वाले दुनिया तोड़ने वाले जानवर ज्यादा डरावने हैं। हम ऐसे प्राणी हैं जिन्होंने जीवन भर अभ्यास किया है, फिर भी हमारे लिए दुनिया को तोड़ना बहुत मुश्किल है। इसके अलावा हमारी दुनिया तोड़ने की दर केवल 12% से 20% तक है। अगर दुनिया तोड़ने वाले जानवर सफल होते हैं तो झाओनिंग र की तरह उनकी दुनिया तोड़ने की दर 30% होगी। मुझे यकीन है कि वह 60% से ज्यादा होगी। मैं आपको बता दूं, ये बहुत डरावना है। क्या तुमने पहले लड़ाई देखी थी? हान सेन ने पूछा। बड़े आकाश दानव ने सिर हिलाया और कहा, अगर मैंने वह लड़ाई न देखी होती तो मैं यह नहीं कहता कि ब्रेक वर्ल्ड के जानवर डरावने होते हैं। अभी किन शियाओं के कौशल परिपक्व नहीं हुए हैं। जब वह उन ब्रेक वर्ल्ड के जानवरों का बड़े पैमाने पर उत्पादन कर सकेगा, तभी सबसे बड़ी आपदा आएगी। हान सेन ने बड़े आकाश दानव को अजीब नजरों से देखा। वह कभी गॉडकास्ट पार्टी का हिस्सा थी। भले ही गॉडकास्ट पार्टी के साथ उसके रिश्ते खराब हो गए हों, उसे इतना परेशान होने की जरूरत नहीं थी। मुझे ऐसे मत देखो, बड़े आकाश दानव ने कहा। बड़े ब्रह्मांड की तबाही मेरे लिए मायने नहीं रखती, लेकिन शायद तुम्हारे लिए यह अच्छी बात ना मानी जाए। मुझे नहीं पता था कि तुम मेरी इतनी परवाह करते हो, हान सेन ने होंठ सिकोड़ते हुए कहा। विशाल आकाश दानव ने हाथ बढ़ाया और कहा, मैं कुछ नहीं कर सकता। ऐसा इसलिए है क्योंकि तुम बाओ र के सौतेले पिता हो। अगर तुम मर भी गए तो कोई बात नहीं। अगर बाओ
र को कुछ हो गया तो शायद सब ठीक न हो। क्या तुम बाओ एयर को जानते हो? हान सेन को अब समझ आया कि इतना शक्तिशाली होने के बावजूद उसने बाओ एयर के साथ कुछ क्यों नहीं किया। ऐसा इसलिए था क्योंकि बाओ एयर के बारे में पहले से ही बड़ा आकाशीय दानव जानता था। मैं उसे जानता हूं, बिग स्काई डेमन ने पुष्टि की। वह कौन है? हान सेन वास्तव में जानना चाहता था कि बाओ एयर कौन है। वह बाओ एयर है। तुम उसके सौतेले पिता हो, फिर भी तुम उसका नाम नहीं जानते। बड़ी आकाश दानव को ऐसा लग रहा था मानो वह हान सेन को देखकर मुस्कुरा रही हो, लेकिन वह उसे देखकर नहीं मुस्कुरा रही थी। तुम्हें पता है कि मेरा यह मतलब नहीं था। हान सेन जानना चाहता था कि बाओ एयर अपने पिछले जन्म में कौन थी। वह हमेशा सोचता था कि क्या बाओ एयर अपने पिछले जन्म में गॉडकैस पार्टी की नेता थी। बाओ एयर तो बाओ एयर है, बड़े आकाश दानव ने गंभीरता से कहा। वह अनोखी है, उसे किसी की जरूरत नहीं है। वह बहुत गंभीर लग रही थी, लेकिन हान सेन को लगा कि उसकी बातें बकवास हैं। खैर, किसी और जीव को यह मत बताना कि बाओ एयर असल में कौन है। अगर ऐसा हुआ तो तुम बड़ी मुसीबत में पड़ जाओगे। वैसे मैं अब घायल हूं। अगर तुम मुझे मारना चाहते हो तो मुझे मार डालो। अगर तुम मुझे नहीं मारना चाहते तो मुझे ठीक कर दो। तुम्हारी शक्ति इसमें निपुण होनी चाहिए। विशाल आकाश दानव हान सेन के कंधे पर झुक गया। उसने अपने कपड़े नीचे किए और अपनी हड्डियों पर लगे घाव दिखाए। उसने उसे जो चाहे करने दिया। उसके ये कहने के बावजूद कि वह कितनी बुरी स्थिति में थी, हान सेन ने बड़े आकाश दानव को कम नहीं आंका। विशाल आकाश दानव ने अकेले ही गॉडकैस पार्टी के छत्ते में घुसपैठ कर ली। वह किनशियू के पुराने टॉवर में घुसने में कामयाब रही। पकड़े जाने के बावजूद वह सिर्फ कुछ चोटों के साथ जिंदा बच निकलने में कामयाब रही। ये बहुत डरावना था। वह थोड़ा हिचकिचाया। आखिरकार हान सेन ने बड़े आकाश दानव से कहा, मेरी शक्ति अभी तक बहाल नहीं हुई है। मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। शायद मैं कुछ दिनों में तुम्हारी मदद कर सकूं। ऐसे में मैं थोड़ा सो लूंगा। मैं बहुत थक गया हूं। बिग स्काई डेमन हान सेन की गोद में सो गई। उसके गाल उसकी छाती से सटे हुए थे। उसने आंखें बंद कर ली और सो गई। हान सेन की गर्दन में अभी भी विशाल आकाश दानव की बाहें लिपटी हुई थीं। वह बस उसे थामे रह सकता था। उसने भौहें चढ़ाईं और कहा, अगर सोना है तो कोई बिस्तर ढूंढ लो। मेरे ऊपर सोने की क्या जरूरत है? विशाल आकाश दानव ने कोई जवाब नहीं दिया। ऐसा लग रहा था जैसे वह पहले से ही गहरी नींद में सो रही हो। हान सेन को यकीन ही नहीं हुआ कि वह सचमुच सो रही है। उसने बिग स्काई डेमन को उठाया और उसे एक बेंच पर बिठाने की सोच रहा था। बिग स्काई डेमन का शरीर अचानक किसी जादुई रोशनी में बदल गया और गायब हो गया। उसी समय हान सेन के दिमाग में बिग स्काई डेमन की आवाज गूंजी, हम तुम्हारे सपनों में मिलेंगे। एक पल बाद विशाल आकाश दानव का शरीर गायब हो गया। ऐसा लग रहा था जैसे वह कभी अस्तित्व में ही न हो। हान सेन ने भौहें चढ़ाईं। उसे अपने अंदर एक विशाल आकाशीय दानव का एहसास हो रहा था, लेकिन उसे नहीं पता था कि वह कहाँ है। उसने अपनी डोंगशुआन आभा का इस्तेमाल किया, लेकिन फिर भी वह ये पता नहीं लगा सका कि विशाल आकाशीय दानव कहाँ है। 33 आसमान में बरीपद भगवान पुराने टॉवर के सामने खड़ा था। क्या सच में ऐसा हुआ था? क्या हान सेन में ब्रेक वर्ल्ड के जानवरों को और भी बेहतर ढंग से विकसित करने की शक्ति है? किंग शियू की दिलचस्पी भरी आवाज पुराने टावर से आ रही थी। मैंने झाओ निंग र को एक ब्रेक वर्ल्ड आर्मामेंट बनते देखा है, बरीपाद गॉड ने खुशी से कहा। उसकी ब्रेक वर्ल्ड दर 60% से ज्यादा है। उसकी हृदय ध्वनि विशेष है। अब जितने भी ब्रेक वर्ल्ड जानवर सफल हुए हैं, उनमें से वह सबसे सफल है। कोई भी उसका मुकाबला नहीं कर सकता। ये दिलचस्प है, किन शियू ने ठंडे स्वर में कहा। वह आदमी मेरे विचार से कहीं ज्यादा दिलचस्प है। श्रीमान नेता, क्या आप चाहते हैं कि मैं कुछ गॉडकैस पार्टी के कुलीनों को हान सेन को मारने और ब्रेक वर्ल्ड के राक्षस झाओ निंग र को भगाने के लिए भेज दूं? किन शियू के सामने बरीपाद गॉड बहुत विनम्र था। मैं इसे खुद सुलझा लूंगा, किन शियू ने कहा। तुम्हें बस बाकी विषयों का ध्यान रखना चाहिए और उन पर नजर रखनी चाहिए। बरीपाद गॉड ने अपना सिर नीचा कर लिया। झाओ निंग एयर सबसे सफल परीक्षण विषय है। ब्रेक वर्ल्ड के जानवरों पर अपने शोध को आगे बढ़ाने के लिए हम उससे जो जानकारी प्राप्त करेंगे वह अमूल्य होगी। मुझे एक से ज्यादा बार अपनी बात दोहराना पसंद नहीं है। किन शियू की ठंडी आवाज पुराने टॉवर से सुनाई दी। हाँ, मैं इन सभी परीक्षाओं को पूरा करने में तुम्हारी पूरी मदद करूंगा, बरीपद देवता ने डरते हुए उत्तर दिया। उसने झुककर प्रणाम किया। अब तुम जा सकते हो।
किन शियू पुराने टॉवर के सबसे ऊंचे स्थान पर खड़ा था। बड़ी पद देवता को जाने के लिए कहने के बाद उसकी नजर एक क्रिस्टल बिस्तर पर पड़ी। गोरी किन वान र क्रिस्टल बेड पर लेटी हुई थी, मानो वह किसी राजकुमार का इंतजार कर रही हो जो आकर उसे चूमकर उसकी नींद से जगा दे। किन शियू ने अपना हाथ बढ़ाकर किन वानर के बालों को सहलाया। उसने धीरे से कहा, वानर, थोड़ी देर और रुको। सारी बुरी बातें जल्द ही दूर हो जाएंगी। जब तुम फिर से जागोगे तो सब कुछ एक भयानक दुर्स्वप्न बन चुका होगा। तुम फिर से खुश और बेफिक्र वानर बन जाओगे। अचानक किन शियू की आंखों में एक अजीब सी रोशनी दौड़ गई। वह खुद को रोक नहीं पाया और अपना सिर पकड़ लिया। उसने अपना सिर नीचे कर लिया और किसी जानवर की तरह चीख पड़ा। उसने कराहने से बचने की पूरी कोशिश की। थोड़ी देर बाद किन शियू थोड़ा संभला हुआ सा दिखने लगा। उसकी आंखें शांत लग रही थीं। उसने मन ही मन कहा, कितना डरावना आदमी है। उसके पास बस इच्छा शक्ति है। उसने मुझसे इतने लंबे समय तक लड़ाई लड़ी। मैं अब बेहतर हूं, लेकिन मैं उसे नष्ट नहीं कर सकता। मुझे जल्द ही ऐसा कर लेना चाहिए। मुझे बस थोड़ा और समय चाहिए। जब मैं कवच पर कब्जा कर लूंगा तो मैं वान एर को वो खुशी दे पाऊंगा जिसकी वो हकदार है। मैं उसे यूं ही नहीं रहने दूंगा। दुखद, हान सेन ने बहुत ज्यादा शक्ति खर्च कर दी थी। वह अंतरिक्ष को चीरकर ज़ेड वॉल सिटी नहीं लौट सका। इसके बजाय वह झाओ निंग र और झाओ क्यूई के साथ एक जहाज पर सवार हो गया। सौभाग्य से झाओ निंग र को हान साम्राज्य में एक संगीत कार्यक्रम में भाग लेना था। हान सेन झाओ निंग र के पीछे पीछे हान साम्राज्य पहुंच गया। संगीत कार्यक्रम समाप्त होने के बाद वे ज़ेड वॉल सिटी की ओर बढ़ने वाले थे। जहाज पर समय बहुत धीरे धीरे बीत रहा था। हान सेन ज्यादा कुछ नहीं कर पा रहा था। उसके लिए बेहतर यही था कि वह अपनी खोई हुई ताकत वापस पाने के लिए जेनो आर्ट्स का इस्तेमाल करे। इसलिए वह सो गया। उसने अपने शरीर को फिर से सबसे अच्छे आकार में आने दिया। जब हान सेन सोने गया तो उसने देखा कि वह जेल में है। उसके हाथ पैर बंधे हुए थे और उसे सूली पर लटकाया गया था। उसके सामने एक विशाल आकाशीय राक्षस बैठा था। वह एक कोड़ा पकड़े हुए उसे देखकर मुस्कुरा रहा था। हान सेन स्तब्ध रह गया। अब उसे सब समझ आ गया था। उसने बड़े आकाशीय दानव की ओर देखा और पूछा, क्या तुम किसी के सपनों को नियंत्रित कर सकते हो? यह मेरी एक आसान चाल है। मैं घायल हूं, इसलिए अगर मुझे थोड़ा आराम करना है तो मुझे तुम्हारे स्वप्न दृश्यों का उपयोग करना होगा। तुम मेरी उपस्थिति को अस्वीकार तो नहीं करोगे, है ना? बड़ी आकाश दानव अपनी टांगें क्रॉस करके एक कुर्सी पर बैठ गई। उसने हान सेन की ओर देखा और मुस्कुराए। मैं यहाँ तुम्हारी मौजूदगी से सहमत नहीं था, पर फिर भी तुमने यहाँ आराम से रहना सीख लिया है, हान सेन ने कहा। वह थोड़ा परेशान था। विशाल आकाश दानव उठ खड़ा हुआ और हान सेन के पास गया। उसने अपनी उंगलियों से उसका जबड़ा टेढ़ा किया। मोहक स्वर में उसने कहा, ऐसा मत कहो, मैं तुम्हारा किराया दूंगी। कैसा किराया? हान सेन ने अपने वर्तमान स्वप्नलोक को नियंत्रित करने की कोशिश की, लेकिन वह कुछ नहीं कर सका। ऐसा लग रहा था जैसे उसकी सारी शक्तियां खत्म हो गई हों। विशाल आकाश दानव की उंगलियों ने हान सेन को अपना सिर ऊपर उठाने के लिए मजबूर करने के लिए थोड़ा जोर लगाया। उसके चमकीले लाल होंठ उसके और करीब आ गए। बड़े आकाश दानव के लाल होंठ हान सेन के होठों को छूने ही वाले थे, लेकिन वह उसके गालों से हट गई। उसने उन्हें उसके कानों के पास रखा और कहा, तुम्हें मेरा दिया हुआ किराया सबसे ज्यादा अच्छा लगेगा। उसके बाद बड़ा आकाश दानव पीछे हट गया। जब बड़ा आकाश दानव चला गया तो दृश्य में दरार आ गई। जेल की दीवार गिर गई। वातावरण खाली हो गया। हान सेन ने आकाश से तलवारों की हवा आती देखी। तलवार की वह हवा बहुत तेज नहीं थी, लेकिन बहुत धीमी भी नहीं थी। वह कांपती हुई नहीं थी, लेकिन सहज भी नहीं थी। उसने हान सेन पर एक ऐसा दबाव डाला जिसे शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। ऐसा लग रहा था जैसे वह तलवार उसके पिछले जन्म को तोड़ सकती थी। 10 लाख साल के जन्म से पहले ऐसा लग रहा था जैसे वह उस तलवार से मारा जाएगा। अपनी शक्ति का इस्तेमाल करके हान सेन ने अपनी प्रतिक्रिया बदल दी। वह जानता था कि वह तलवार एक सपने में थी, इसलिए डरने की कोई बात नहीं थी। फिर भी वह तलवार असल में उसकी इच्छाशक्ति को कुचल रही थी। हान सेन ने कई कुलीन लोगों को तलवारें चलाते देखा था। सिक्स पाथस एम्परर, लून बैम्बू और जियान बूगू सभी उच्च श्रेणी के तलवारबाज थे, लेकिन उसने पहले कभी इतनी डरावनी तलवार नहीं देखी थी। वह जानता था कि तलवार सिर्फ एक का भ्रम है, लेकिन हान सेन को ठंड लग रही थी। उसका दिमाग घूम गया।
जैसे ही तलवार उसके शरीर पर वार करने के लिए नीचे आई, तलवार की हवा ने उसे ऐसा महसूस कराया जैसे वह मरने वाला है। ये वही कट है जिससे किन शियू मुझ पर वार करता था, बड़े आकाश दानव ने मुस्कुराते हुए कहा। अगर तुम्हें दिलचस्पी है तो मैं इससे कुछ और बार महसूस करने में तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। मैं तुम्हें जो किराया देता हूँ उससे तुम्हें खुश होना चाहिए। डरावनी तलवार हवा हान सेन को काटती रही। हालांकि यह सब उसके सपनों के अंदर हो रहा था, लेकिन इससे हान सेन को शारीरिक रूप से क्षति महसूस हुई। अगर कोई कमजोर इच्छाशक्ति वाला प्राणी ऐसा कर रहा हो तो सपने में भी उसकी इच्छाशक्ति पूरी तरह से टूट जाएगी। वह कभी नहीं जागेगा और उसका शरीर मर जाएगा। वह सब्जी बनकर रह जाएगा। इन तलवार के प्रहारों से हान सेन को यह समझ आ गया कि किन शियू कितना डरावना दुश्मन था। बड़े आकाशीय दानव ने उसे बताया कि यह किन शियू का एक बेतरतीब वार था। उसका एक बेतरतीब वार इतिहास के सर्वश्रेष्ठ तलवारबाज के वार जैसा था। हान सेन को नहीं पता था कि अगर किन शियू गंभीर हो जाए तो वह कितना शक्तिशाली हो सकता है। लगता है मुझे सिर्फ ताकत ही नहीं बढ़ानी है, मुझे अपनी इच्छाशक्ति को भी प्रशिक्षित करना है। हान सेन ने अपनी आंखें बंद कर लीं। वह ये समझने की कोशिश करता रहा कि तलवार वाला दिमाग कितना डरावना है। डर से कुछ हल नहीं हो सकता। केवल डर की गहराई में जाकर, जहां कोई उस डर को समझ सके, ही उस डर को रोक सकता है। हान सेन समझ गया कि उसने जो तलवार देखी थी वह सिर्फ उसकी कल्पना की उपज थी, जिसे सपने में किसी बड़े आकाशीय राक्षस ने गढ़ा था। असली किन शियू से लड़ना तो और भी बुरा होगा। जब हान सेन सपने से जागा तो उसे पता ही नहीं चला कि उसने कितनी बार उस तलवार को झेला था। अब उसे तलवार का दिमाग समझ आ गया था। अगर हान सेन उस तलवार का इस्तेमाल करता तो भी वह किन शियाओ के स्तर तक नहीं पहुंच पाता। ऐसा नहीं था कि हान सेन का स्तर ज्यादा ऊंचा नहीं था, बस बात यह थी कि वह और किन शियू अलग थे। वह तलवार किन शियू की तलवार थी। किन शियू के अलावा कोई और उस तलवार की शक्ति से वार नहीं कर सकता था। ऐसा इसलिए था क्योंकि ब्रह्मांड एक और किन शियू पैदा नहीं कर सकता था। हान सेन ने किन शियू जैसा बनना सीखने की योजना नहीं बनाई थी, इसलिए उसने ये सोचने में समय बिताया कि वह उस तलवार को कैसे तोड़ सकता है। झाओ कियुई ने हान सेन को जगाया। वे हान साम्राज्य की राजधानी पहुंच चुके थे। झाओ निंग र को वहां 2 दिन और रुकना था। यात्रा पूरी होने के बाद वे सीधे किन साम्राज्य की ओर बढ़ सकते थे। हान सेन और झाओ कियुई ने नौकरों का वेश धारण किया। वे झाओ निंग र के पीछे पीछे जहाज से रवाना हुए। वे जानते थे कि झाओ निंग र साम्राज्यों के ब्रह्मांड में बहुत प्रसिद्ध है, लेकिन हान लोगों ने उसका जिस तरह स्वागत किया वह हास्यास्पद था। सिर्फ आम प्रशंसक ही नहीं आए थे, कई रईस और राजपरिवार के लोग भी उनके स्वागत के लिए आगे आए। यहां तक कि रानी भी उनके आगमन पर उनका स्वागत करने पहुंची। जब हान सेन ने उनमें से एक को देखा तो वह डर गया। वहां एक 15-16 साल का नौजवान था। वह देखने में तो साधारण था, पर कपड़े किसी रईस जैसे पहने हुए था। 80-90% संभावना थी कि वह किसी रईस का बेटा ही होगा। हान सेन ने उस युवक का चेहरा देखा और पाया कि वह कितना जाना पहचाना लग रहा था, मानो उसने उसे पहले कहीं देखा हो। याददाश्त होने पर भी अगर वह उस युवक को देखता तो उसे पहचान नहीं पाता। हान सेन ने उस युवक को कुछ देर तक गौर से देखा। आखिरकार उसे समझ आ गया कि वह युवक क्यों जाना पहचाना लग रहा था। हान सेन ने सोचा, यह आदमी अभयारण्य वाले स्काई किंग जैसा दिखता है, लेकिन जवान दिखता था। वह स्काई किंग जितना परिपक्व नहीं दिखता था। स्काई किंग कुछ कुछ सीटू जियांग जैसा था। वह प्राचीन शैतान के 8 सेनापतियों में से एक था। वह उन 8 सेनापतियों का नेता था। उस समय हान सेन ने स्काई किंग को लिया और उसे और यक्ष को क्रूर बोतल में डाल दिया। जब हान सेन का स्तर ऊपर गया तो वह बोतल अपने साथ नहीं लाया। उसने उसे 0 के लिए छोड़ दिया। हान सेन ने तब से स्काई किंग को नहीं देखा था। वह उसके बारे में सब कुछ भूल गया था। आकाश राजा जैसे दिखने वाले उस युवक को देखकर उसका सारा ध्यान उस पर लौट आया। क्या स्काई किंग का पुनर्जन्म हुआ था? हान सेन ने सोचा। दुर्भाग्य से वह पता लगाने के लिए जीनो ब्रह्मांड में वापस नहीं जा सका, वरना वह 0 से जल्दी से पूछ सकता था कि स्काई किंग अभी भी क्रूर बोतल के अंदर है या नहीं। यदि वह वास्तव में स्काई किंग का पुनर्जन्म था तो ये हान सेन को प्रभावित नहीं करेगा, इसलिए उसे वास्तव में इसकी परवाह नहीं थी। हान सेन को सबसे ज्यादा चिंता प्राचीन शैतान की थी, जो भाग गया था। उसे नहीं पता था कि प्राचीन शैतान भागने के बाद क्या करने वाला है। वह आदमी गुमनाम नहीं रहने वाला था। भगवान ही जानता था कि वह कब तूफान मचा पाएगा।
हान सेन सोचते हुए उस युवक की तरफ देखने लगा जो स्काई किंग जैसा लग रहा था। अचानक उसने पीछे मुड़कर उस युवक की तरफ देखा। उस युवक में किसी तरह की उपस्थिति थी। हान सेन ने उस उपस्थिति को 2 बार देखा और पाया कि यह चु युआन और झाओ निंग र जैसी ही थी। जीवन आत्मा। उस युवक में भी जीवन आत्मा है। हान सेन की नज़र स्पॉटलाइट जैसी थी। उसने युवक को देखा और पाया कि उसमें एक जीवन आत्मा मौजूद है। जाहिर है वह युवक किन शियू के परीक्षण विषयों में से एक था। हान सेन ने भौहें चढ़ाईं और सोचा, यह एक और युवक किन शियू है जिसे परीक्षण के लिए चुना गया है। ऐसा लग रहा है कि ये सभी युवक हैं। मुझे नहीं पता कि यह महज संयोग है कि यह परीक्षण स्काई किंग जैसा दिखता है या नहीं, लेकिन यह अफसोस की बात है कि मैं जीरो से पूछ नहीं सकता। हान सेन उस युवक को देखता रहा। आखिरकार उस युवक को एहसास हुआ कि हान सेन उसे देख रहा है। उसने अपना ध्यान हान सेन की ओर मोड़ा। हालांकि वह अभी जवान था, उसकी नज़रें बहुत तेज और तीव्र थीं। जब वह लोगों को देखता तो ऐसा लगता जैसे वह अपने से कमतर किसी को देख रहा हो। हान सेन हमेशा स्काई किंग में ऐसा ही भाव देखता था। अब हान सेन सचमुच सोचता था कि वह युवक आकाश राजा का पुनर्जन्म था। हान सेन और युवक को एक दूसरे को देखते हुए देखकर झाओ कियुई ने हान सेन की आस्तीन खींची और कहा, वहां जो लोग हैं वे हान साम्राज्य के शाही लोग हैं। हान सेन ने झाओ कियुई की ओर देखा और पूछा, क्या आप जानते हैं कि वह युवक कौन है? झाओ कियुई ने उस तरफ देखा और सिर हिलाया। मुझे हान साम्राज्य के राजघरानों के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन मैं जानता हूं कि वह युवक कौन है। ओह, इसका मतलब जरूर वो मशहूर होगा, हान सेन ने कहा। क्या वो हान साम्राज्य का राजकुमार है? झाओ कियुई ने सिर हिलाया और हंस पड़ी। नहीं, पर वह कुछ ऐसा ही है। वह हान साम्राज्य की चंद्र चक्र राजकुमारी का भावी पति है। उसका नाम लिन जिन है। मैंने सुना है कि वह एक साधारण प्रतिभाशाली व्यक्ति है। जब वह पैदा हुआ था तो एक देव वृक्ष का विचित्र दृश्य था। वह विचित्र दृश्य आकाश में छाया हुआ था। कुछ ही प्रणालियां उसे देख पाए थीं। हान राजा ने वह दृश्य देखा और उसके बारे में भविष्यवाणी करने के लिए कुछ राजघरानों को बुलाया। हान साम्राज्य और किन साम्राज्य के बीच उन्हें लिन जिन का पता चला, जो उस ग्रह पर अभी अभी पैदा हुआ था। वे उसे महल में ले गए और तय किया कि उसका विवाह चंद्र चक्र राजकुमारी से होना चाहिए। चूंकि वह महल में पला बड़ा था, इसलिए वह वास्तव में हान राजा का पुत्र बन गया। हान सेन का दिल उछल पड़ा जब उसने पूछा, वह भगवान के पेड़ का अजीब दृश्य क्या था? उस जमाने में आकाश राजा आकाश वृक्ष में रहता था। हान सेन को अब भी याद था कि आकाश राजा की शक्ति को 33 आसमान की शक्ति कहा जाता था। अगर वह लिन जिन वास्तव में आकाश राजा है, तो इसका क्या मतलब है कि किन शियू ने उसे जीवन आत्मा परीक्षण विषय बनने के लिए चुना? हान सेन को लगा कि यह थोड़ा संदिग्ध था। झाओ कियुई ने एक पल सोचा और अपना सिर हिला दिया। मुझे नहीं पता, मैंने बस इतना ही सुना है। आप किसी अजीब दृश्य को तब तक रिकॉर्ड नहीं कर सकते जब तक आप उसे खुद न देखें। कोई नहीं जान सकता कि एक अजीब दृश्य असल में कैसा होता है। हान सेन ने लिन जिन की तरफ देखा। उसे उसमें दिलचस्पी थी। झाओ निंग एर दुनिया को तोड़ने वाली एक राक्षस बन गई थी। उसकी शक्ति इस वजह से बहुत प्रबल हो गई थी। उसकी ध्वनि शक्ति डरावनी थी। भले ही वह जानबूझकर शक्ति का प्रयोग न करती हो और यूं ही गाती हो, उसकी आवाज बहुत जादुई लगती थी। उसके प्रदर्शन ने लोगों के दिलों को आसानी से प्रभावित कर दिया। उसका कॉन्सर्ट एक ऐसे स्थान पर था जहां 10 लाख लोगों के बैठने की क्षमता थी। पूरा हॉल खचाखच भरा हुआ था। बहुत से लोग टिकट खरीदना चाहते थे, लेकिन वे खरीद नहीं पाए। इससे ही पता चलता था कि झाओ निंग र कितनी आकर्षक थी। हान सेन झाओ निंग र की वीआईपी सीट पर बैठे थे, जो विशेष अतिथियों के लिए आरक्षित थी। उन्होंने झाओ निंग र को गाते हुए सुना। उन्हें स्वीकार करना पड़ा कि झाओ निंग र को सुनना वाकई एक सुखद अनुभव था। डोंग डोंग डोंग। संगीत समारोह अभी शुरू ही हुआ था कि किसी ने दरवाजा खटखटाया। इस समय यहाँ कोई क्यों होगा? हान सेन ने भौहें चढ़ाईं। वहां वह सिर्फ झाओ निंग र और झाओ कियुई को जानता था। झाओ निंग र मंच पर थे और झाओ कियुई भी उनके साथ उसी कमरे में थे। तो दरवाजा किसने खटखटाया होगा? झाओ कियुई सोफे से उठी और दरवाजा खोला। बाहर मिलने आए व्यक्ति को देखकर वह हैरान रह गई। हान सेन भी उस व्यक्ति को देखकर हैरान रह गया। वह व्यक्ति लिन जिन था। झाओ कियुई ने अपना सिर नीचे किया और पूछा, क्या तुम्हें कुछ चाहिए? मैं हान सेन से थोड़ी देर अकेले में बात करना चाहती हूँ।
लिन जिन ने झाओ कियुई की तरफ देखते हुए उसे संबोधित किया। उसने सीधे हान सेन की तरफ देखा। उसे अंदर आने दो, हान सेन ने झाओ कियुई से कहा, जो थोड़ी डरी हुई लग रही थी। झाओ कियुई एक तरफ हट गई। उसने लिन जिन को कमरे में आने दिया और उसके पीछे दरवाजा बंद कर दिया। क्या तुम जानते हो मैं कौन हूं? हान सेन ने लिन जिन को दिलचस्पी से देखा। तुम किन साम्राज्य के नंबर 1 तलवारबाज हो? लिन जिन ने ठंडे स्वर में कहा। तुम एक डरावने आदमी हो जिसने ज़ेड वॉल सिटी को तोड़ दिया। मुझे नहीं लगता कि ज्यादातर लोग तुम्हें नहीं जानते होंगे, लेकिन मैं जानता हूं कि हान सेन किन साम्राज्य से नहीं है। वह अभयारण्यों से आया हुआ आदमी है। हान सेन हैरान दिखे। लिन जिन मुस्कुराए और बोले, हान सेन, क्या अब हम अकेले में बात कर सकते हैं? कियुई, तुम थोड़ी देर के लिए बाहर क्यों नहीं जाते? हान सेन ने झाओ कियुई को सुझाव दिया। झाओ कियुई चला गया। हान सेन ने लिन जिन की ओर देखा और पूछा, तुम कौन हो? लिन जिन हान सेन के पास आकर बैठ गया। भले ही तुम भूल गए हो कि मैं आकाश राजा कौन हूं, तुम यह नहीं भूलोगे कि मेरी बेटी किंजून कौन थी। आकाश राजा, तुम क्रूर बोतल से कब बच निकले? जब हान सेन ने ये सुना तो उसे पक्का यकीन हो गया कि 80% से 90% संभावना है कि यह युवक आकाश राजा का पुनर्जन्म था। बहुत कम लोग जानते थे कि आकाश राजा की बेटी किंजून थी। साम्राज्यों के ब्रह्मांड में किसी को भी ये पता नहीं होता। उसके सच्चे पुनर्जन्म होने के अलावा इसका कोई और स्पष्टीकरण नहीं था। मैं भागा नहीं, लिन जिन ने कहा। दरअसल मैंने मौत को चुना। मेरी मृत्यु एक खास तरह से हुई। पुनर्जन्म के बाद मैंने अपने पिछले जन्म की यादें संजोकर रखी। यह आसान नहीं है। तुमने ये कैसे किया? हान सेन जानता था कि पुनर्जन्म के लिए जीनो हॉल की जरूरत होती है। किसी आत्मा के लिए अपनी यादें संजोकर रखना नामुमकिन होता। मैं विशेष हूं, लिन जिन ने कहा। हम कम से कम ये तो कह सकते हैं कि 8 सेनापतियों की आत्माएं विशेष हैं। हालांकि एक बात है जो मुझे समझ नहीं आ रही है। पुनर्जन्म के बाद मुझे दोनों लोकों के बीच के बदलाव समझ में आए। जीवन आत्मा प्राप्त करने के बाद मैं कुछ और समझ पाया। हान सेन ने लिन जिन की ओर देखा और पूछा, यह क्या है? प्राचीन शैतान शायद मेरे जैसा ही था और अपनी पुरानी यादें संजोए हुए था। हम 8 लोगों का अभयारण्य से मिलना कोई संयोग नहीं हो सकता। उसने ये सब पहले से ही सोच रखा था। ज्यादा संभावना यही है कि वह हमें किसी देवता को मारने के लिए यहाँ लाया हो। उसने ये सब पहले से ही सोच रखा था। आखिरकार अज़ुरा ने उसे धोखा दे दिया, इसलिए उसकी योजना नाकाम हो गई। हान सेन हमेशा सोचता था कि प्राचीन शैतान कहाँ पैदा हुआ था। स्काई किंग की सोच उसे समझ में आ गई। तुम लोगों ने जिस देवता को मारा था वह कैसा दिखता था? हान सेन बहुत समय से इस बारे में जानने को उत्सुक था। अब भी उसे नहीं पता था कि अज़ुरा ने किस देवता को भस्म किया था। मुझे नहीं पता। मुझे बस इतना पता है कि प्राचीन शैतान ने हम 8 को ढूंढ निकाला और हमारी शक्तियों का इस्तेमाल करके एक जीवित प्राणी को बुलाया। जब वह प्राणी हमारे सामने आया तो वह मर रहा था। प्राचीन शैतान भी ये देखकर हैरान रह गया। उसने सोचा भी नहीं था कि जिस देवता को उसने बुलाया था वह ऐसा दिखेगा। अब जब मैं सोचता हूं तो हालांकि वह एक मरता हुआ देवता था, फिर भी हमें उसे मारने में थोड़ा समय लगा। अगर वह कोई साधारण देवता होता या मरने के बजाय घायल होता तो शायद हम उसे मार नहीं पाते। स्काई किंग ने अपनी बात जारी नहीं रखी, लेकिन हान सेन समझ गया कि उसका क्या मतलब है। अगर प्राचीन शैतान जानता था कि उसने जिस देवता को बुलाया है वह शक्तिशाली है, तो उस देवता को बुलाने का उसका उद्देश्य उसे मारना नहीं था। हान सेन ने स्काई किंग की ओर देखा और कहा, तुम मुझे सिर्फ यही बताने के लिए नहीं ढूंढने आए हो? स्काई किंग ने आह भरी। अगर मुझे ऐसा करने की जरूरत न होती तो मैं तुम्हें ढूंढने नहीं आता। मेरे पिछले जन्म की यादें मेरे पुनर्जन्म के दौरान ही सीलबंद हो गई थीं। अगर ये दुर्घटना न होती तो अगर मैं दोबारा जन्म भी लेता तो भी उन यादों को पाना मुश्किल होता। गॉड कैस पार्टी ने मुझे जो जीवन आत्मा दी उसने मुझे मेरे पिछले जन्म की यादों से रूबरू कराया। इस तरह मैं इसके बारे में जान पाया। कुछ देर रुकने के बाद स्काई किंग ने आगे कहा, जीवन और आत्मा जैसी चीजें गॉड कैस पार्टी के नियंत्रण में हैं। अगर मैं अभी चीजों को मिलाना भी बंद कर दूं तब भी गॉड कैस पार्टी मुझ पर नियंत्रण रखेगी। शायद तुम मेरी मदद कर सको। मैं आपकी मदद क्यों करना चाहूंगा? हान सेन ने अपने होंठ ऊपर उठाकर पूछा। वह और स्काई किंग कभी दोस्त नहीं थे। पिछले जन्म में वे दुश्मन थे। उन परिस्थितियों के बिना भी उसके पास स्काई किंग की मदद करने का कोई कारण नहीं था।
मुझे नहीं पता कि प्राचीन शैतान ने किस तरह के जीव को बुलाया था, लेकिन मुझे प्राचीन शैतान के बारे में एक राज जरूर पता है, स्काई किंग ने मुस्कुराते हुए कहा। अगर तुम मुझे गॉडकास्ट पार्टी से आज़ाद करा दो तो मैं तुम्हें एक राज बता सकता हूं जिसके बारे में तुम्हें और जानने में दिलचस्पी होगी। क्या राज है? मुझे सुना दो। हान सेन को स्काई किंग पर यकीन नहीं हुआ। स्काई किंग ने उसकी बात नहीं मानी। वह मुस्कुराया और बोला, याददाश्त वापस आने के कुछ ही देर बाद मुझे ये राज पता चला। इसका कुछ ना कुछ संबंध गॉडकास्ट पार्टी से है। तुम्हें ये बहुत पसंद आएगा। हान सेन ने सोचा नहीं था कि इससे उससे आश्चर्य होगा, लेकिन वह कहने से पहले काफी देर रुका। मैं अपनी पूरी क्षमता से आपकी मदद कर सकता हूं, लेकिन मुझे पहले रहस्य जानना होगा। स्काई किंग ने तुरंत जवाब दिया, मैं गॉडकास्ट पार्टी में गया था और वहां कुछ दिलचस्प देखा। वहां एक पुरानी पेंटिंग थी। उस पेंटिंग में गॉडकास्ट पार्टी के पुराने नेता, उनके 3 उपाध्यक्ष और अन्य प्रमुख सदस्य थे। गॉडकास्ट पार्टी के 4 मुख्य सदस्य थे। मैंने उनमें से 2 को पहचान लिया। उनमें से एक बरीपात गॉड था। दूसरा आकाश राजा जानबूझकर रुका। हान सेन ने पूछा, क्या ये प्राचीन शैतान था? स्काई किंग ने सिर हिलाया। हाँ, पेंटिंग में दिख रहा उपराष्ट्रपति प्राचीन शैतान था। वही होना चाहिए था। प्राचीन शैतान गॉडकास्ट पार्टी का उपाध्यक्ष था। हान सेन ने भौहें चढ़ाईं। हान सेन ने स्काई किंग की ओर देखा और पूछा, आप मुझसे किस प्रकार मदद चाहते हैं? ऐसा लग रहा था जैसे स्काई किंग ने सब कुछ तैयार कर लिया हो। हान सेन की बात सुनकर उसने जवाब दिया, जीवन आत्माएं एक आत्मा मोमबत्ती से जुड़ती हैं। अगर आत्मा मोमबत्ती जल जाती है तो एक जीवन आत्मा वापस आ जाएगी। मैं एक जीवन आत्मा से जुड़ गया हूं। अगर एक जीवन आत्मा वापस आती है तो इसका मतलब है कि मैं भी वापस आ गया हूं। सबसे अच्छा तरीका है कि आत्मा मोमबत्ती ले आओ और उसे मेरे हाथों में दे दो, लेकिन यह मुश्किल होगा। किन शियू के पास ज्यादातर आत्मा मोमबत्तियां हैं। तुम्हारे लिए भी इसे पाना मुश्किल होगा। हान सेन ने शांति से उस आदमी की बात सुनी। उसने उसे बीच में टोकने का इरादा नहीं किया था। अगर वह पूरी तैयारी के साथ नहीं आया होता तो स्काई किंग उसे ढूंढने नहीं आता। किन शियू से आत्मा मोमबत्ती प्राप्त करना असंभव लग सकता है, लेकिन मैंने इस विचार पर बहुत विचार किया है, स्काई किंग ने कहा। परिणामस्वरूप मुझे एक ऐसा तरीका मिल गया है जो शायद काम कर सकता है। हालांकि ये तरीका जोखिम भरा भी साबित हो सकता है। इसे पूरा करने के लिए मुझे आपकी मदद की जरूरत होगी। मुझे बताओ, हान सेन ने कहा। आकाश राजा ने जरा भी संकोच नहीं किया। उसने अपने मन की बात कह दी। मेरी जांच पड़ताल से पता चला है कि आत्मा मोमबत्ती और जीवन आत्मा के बीच का रिश्ता कठपुतली और उसके तारों के बीच के रिश्ते जैसा है। अगर इनका सही इस्तेमाल किया जाए और आपके पास पर्याप्त शक्ति हो तो आप दोनों के बीच का संबंध तोड़ सकते हैं। मैंने ऐसा करने के कई तरीके आजमाए हैं, लेकिन मैं तारों को काटने में नाकाम रहा हूं। शायद मेरे नियंत्रण में जो शक्ति है वह तारों को छू भी नहीं सकती। हान सेन ने स्काई किंग की ओर देखा और पूछा, क्या आपको लगता है कि मेरी शक्ति वह कर सकती है जो आपकी नहीं कर सकती? स्काई किंग ने सिर हिलाया। फिर उसने सिर हिलाया और कहा, मुझे नहीं पता। तुम अलग हो। तुम्हारी शक्तियां हमेशा से जादुई रही हैं। तुम्हारे पास एक ऐसी शक्ति है जो उम्मीदों से परे है। तुम अप्रत्याशित हो और अपने पुनर्जन्म वाले शरीर का उपयोग करते हो। तुम बहुत अनोखे हो, इसलिए मुझे लगता है कि तुम जरूर कोशिश कर सकते हो। आशा रखना आशा न होने से बेहतर है। हान सेन ने बरीपात गॉड के हाथ में जीन अंडा होने का विचार किया। उस जीन अंडे के अंदर एक जलती हुई मोमबत्ती थी, तो वह जरूर एक आत्मा मोमबत्ती रही होगी। जीवन आत्मा क्या है? हान सेन स्काई किंग से कुछ जवाब पाना चाहता था। स्काई किंग ने अपना सिर हिलाया। मुझे नहीं पता कि जीवन आत्मा क्या होती है। उनमें जीन प्रजाति के लक्षण होते हैं, लेकिन वे अलग हैं। वे कुछ जानवरों की आत्माओं की तरह हैं जिनका इस्तेमाल इंसान अभयारण्यों में करते हैं। फिर से वे अलग हैं। जीवन आत्मा के साथ मिलने के बाद मेरा शरीर और आत्मा दोनों किसी न किसी तरह से ऊपर उठ जाएंगे। वरना अगर मैंने ऐसा न किया होता तो मैं अपनी पिछली यादों को उजागर नहीं कर पाता। हम ये कब करेंगे? हान सेन ने पूछा। जब तुम ऐसा करो तो तुम्हें अपनी पूरी शक्ति लगानी होगी, तभी यह काम करेगा। इस प्रक्रिया के दौरान हमें कोई रोक नहीं सकता। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे गॉडकास्ट पार्टी के लोग मेरी जासूसी कर रहे हैं, इसलिए मुझे उनसे छुटकारा पाना होगा। तुम ये जगह कब छोड़ रहे हो? मुझे समय और जगह बताओ, मैं उन पहरेदारों से छुटकारा पाकर तुम्हें ढूंढने आऊंगा। हान सेन ने सिर हिलाया। तुम्हारे पास एक जीवन आत्मा है और उनके पास तुम्हारी आत्मा की मोमबत्ती है।
मुझे नहीं लगता कि उन्हें खोना तुम्हारे लिए कारगर होगा। स्काई किंग ने कहा, मुझे बस थोड़ा सा समय चाहिए। जब वे बराबरी पर आ जाएंगे तो हमारी टीम को नतीजा मिल जाएगा। हान सेन ने कुछ नहीं कहा। उसने उससे मिलने का समय और जगह तय कर दी। इसके बाद स्काई किंग चला गया। झाओ निंग र का संगीत कार्यक्रम बेहद सफल रहा। उसने हान साम्राज्य के कुलीनों के रुकने के अनुरोध को अस्वीकार कर दिया। वह एक जहाज पर सवार होकर हान साम्राज्य से निकल गई। बड़ी बहन, अपनी शक्ति से आप तो किसी गायिका की तरह हैं, झाओ कियोई ने खुशी से झाओ निंगर से कहा। मुझे डर है कि अगर झोंग ली किंग वापस जिंदा भी हो जाए तो भी वह आप जितना अच्छा नहीं होगा। झाओ निंग र ने सिर हिलाया। शक्ति की तुलना में शायद मैं गायक राजा से कम नहीं हूं। गीतों और भावनाओं के ज्ञान की बात करें तो मैं गायक राजा जितना अच्छा नहीं हूं। झाओ निंग र सचमुच गायक राजा का सम्मान करती थी। उसने गायक राजा को सिर्फ इसलिए कम नहीं आंका क्योंकि वह बेहतर हो रही थी। हान सेन उनकी बातें सुनने के मूड में नहीं था। वे पहले ही हान साम्राज्य और किन साम्राज्य के बीच की व्यवस्था में आ चुके थे। यही वह जगह थी जहां हान सेन और स्काई किंग मिलने वाले थे। स्काई किंग से मिलने के बाद से हान सेन थोड़ा घबराया हुआ था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्यों, लेकिन उसे लग रहा था कि यह सब उसके लिए बहुत बड़ी मुसीबत बन जाएगा। उसे नहीं लग रहा था कि स्काई किंग की योजना उसके हिसाब से चलेगी। झाओ निंग र, अगर लिन जिन आ जाए और गॉड कैस पार्टी के लोग आ जाएं, तो झाओ कियोई को जेड वॉल सिटी के फैन परिवार के महल में ले जाओ। कुछ और करने से पहले ये कर लो। हान सेन ने बहनों को लिन जिन की उससे मिलने की योजना के बारे में बताया, लेकिन उसने उन्हें यह नहीं बताया कि लिन जिन पिछले जन्म में स्काई किंग थे। उसने बस इतना बताया कि लिन जिन झाओ निंग र जैसा है, यानी वह एक जीवन आत्मा परीक्षण का विषय था। ठीक है, झाओ निंग र समझ सकती थी कि हान सेन अपने सामान्य स्वभाव में नहीं था, लेकिन उसने कोई दखलंदाजी नहीं की और न ही बारीकियों में झांका। अचानक हान सेन को एक अजीब सी शक्ति का आगमन महसूस हुआ। जहाज का दरवाजा खुला और स्काई किंग अंदर आया। दरवाजा जल्दी से बंद हो गया। स्काई किंग हान सेन के सामने आया और बोला, समय लगभग पूरा हो गया है, चलो अब चलें। हान सेन ने सिर हिलाया। उसने अपनी रिवर्स डोंगक्सुआन सूत्र शक्ति जुटाई और खुद को दुनिया तोड़ने के लिए मजबूर किया। उसने डोंगक्सुआन आभा का जाप किया और स्काई किंग की शारीरिक संरचना में झांका। वह जीवन आत्मा और आत्मा मोमबत्ती के बीच के संबंध का पता लगाना चाहता था। गौर से देखने पर हान सेन को उस पर कुछ दिखाई दिया। स्काई किंग की शारीरिक संरचना किसी आम इंसान जैसी नहीं थी। उसके शरीर में कई अजीबोगरीब पदार्थ थे। ये पदार्थ आम इंसान की शारीरिक संरचना के बिल्कुल विपरीत थे। इससे भी ज्यादा अजीब बात यह थी कि हान सेन को एक अजीब सा पदार्थ मिला जो एक अजीब छोटी सी उपस्थिति छोड़ रहा था। यह उपस्थिति निर्बाध और बेस्वाद थी। वह हिलती भी नहीं थी। वह बहुत कमजोर थी, इसलिए उसे ढूंढना मुश्किल था। हान सेन ने अपनी डोंगक्सुआन आभा का उपयोग किया, लेकिन वह इसे केवल इस तरह देख सका जैसे कि यह वहां था, लेकिन वहां नहीं था। जब वह उपस्थिति आकाश राजा के शरीर से निकली तो अंतरिक्ष में चली गई और गायब हो गई। वह बस गायब हो गई। अनंत हवा फैलती रही। हान सेन जानता था कि यह उपस्थिति जीवन आत्मा और आत्मा मोमबत्ती के बीच का संबंध है। अगर वह इसे काटता तो जीवन आत्मा और आत्मा मोमबत्ती के बीच का संबंध भी टूट जाता। उपस्थिति को कम करना आसान नहीं था। स्काई किंग के शरीर में ज्यादातर पदार्थों में यह मौजूदगी थी। इसे पूरी तरह से खत्म करने के लिए उसे पदार्थों से इसकी पूरी मौजूदगी खत्म करनी पड़ी। हान सेन ने सुपर स्पैन का इस्तेमाल करके एक पदार्थ की मौजूदगी को तोड़ने की कोशिश की। इससे हान सेन को लगा कि यह उससे कहीं ज्यादा आसान है जितना उसने शुरू में सोचा था। उपस्थिति कठिन थी, लेकिन सुपर स्पैन कभी भी उसे तोड़ने के लिए पर्याप्त शक्तिशाली था। उपस्थिति तोड़ने के बाद उस अजीब पदार्थ ने हवा छोड़ना बंद कर दिया। तुमने मुझे सचमुच निराश नहीं किया। स्काई किंग को लगा कि उसे बांधने वाले तार टूट गए हैं। वह हंसा। हान सेन हंसी में शामिल होने के मूड में नहीं था। उसने अपनी पूरी ताकत स्काई किंग पर प्रहार करने पर लगा दी। उसने कई लोगों को मार गिराया। इस समय जहाज हिल रहा था। साफ तौर पर उस पर किसी शक्तिशाली शक्ति का प्रभाव पड़ा था। यह क्या है? झाओ कियोई ने जहाज पर लगे मॉनिटरों की तरफ देखा। उसकी आंखें चौड़ी हो गईं और वह चीख पड़ी।